जब दुनिया खत्म होने लगी तो लोग पैनिक करने लगे, पर मेन कैरेक्टर को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था जो उसकी समझ के बाहर था। उसके पास रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था और वो एक और आउटिंग पर था जहां वो पूरी तरह फोकस्ड और बैटल के लिए रेडी था। प्रोटैगोनिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का मॉन्स्टर खड़ा था। उसके सर पर जो टहनियां थीं वो बिल्कुल हिरन के सींगों जैसी लग रही थीं। जैक थैन नाम के हीरो ने दुश्मन की तरफ एरोज छोड़ना शुरू कर दिया, पर साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो निम्बल ओपोनेंट बहुत ज्यादा अजाइल था और तेजी से उस लड़के के पास पहुंच गया और उसके रिस्ट पर एक ऐसा वार किया जिसने हीरो को नर्वस कर दिया। वो निम्बल और बहुत स्ट्रांग ओपोनेंट कमीनी हंसी हंसने लगा, ये रियलाइज करते हुए कि पलड़ा उसकी तरफ भारी है और वो इस बंदे को हरा देगा। खून से लथपथ प्रोटैगोनिस्ट जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो डरावनी हंसी हंसने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि ये डर नहीं बल्कि ताकत का एक उछाल था। दूसरों से बात करना शायद मुश्किल लग सकता है, पर जैक की उन 10 टिप्स के साथ कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है, आप किसी भी कंपनी की जान बन सकते हो। पहली टिप ये थी कि आई कांटेक्ट बनाए रखें ताकि बात करने वाले को लगे कि सामने वाला उसकी बातों में इंटरेस्टेड है। जैक ने नोटिस किया कि उसके बगल में खड़ी एक लड़की उसे देख रही थी, जिससे वो नर्वस होने लगा। एक क्यूट कोवर्कर ने पूछा कि उसका वीकेंड कैसा था, तो हीरो ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना सर खुजाया और बोला, नॉट बैड। फिर पूछा, और तुम्हारा? लड़की ने बताया कि वो और उसका पति फिशिंग के लिए लेक पर जाना चाहते थे, पर ऐसे मौसम में वो नहीं जा पाए। फिर वो एलिवेटर से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद हो गया और जैक एक बार फिर अपने प्राइवेट थॉट्स के साथ अकेला रह गया। वो यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल था और वो सोचने लगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किसी से भी कांटेक्ट बनाने में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी फ्रस्ट्रेटेड नजरें नीचे कर लीं और खुद से एडमिट किया कि दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, पर वो सच में किसी से मिलना चाहता था। जैक ने ये जॉब इसलिए ली थी ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, पर साल बीत गए और वो अभी भी ये नहीं कर पाया। इस सोसाइटी में जो सोशल स्किल्स को सबसे ऊपर रखती है, उसे नहीं पता था कि वो कभी फिट इन कर पाएगा या नहीं। प्रोटैगोनिस्ट सिर्फ वही स्पोर्ट्स खेलता था जो अकेले खेले जा सकें। उनमें से एक आर्चरी थी जो जैक को पसंद थी, क्योंकि उसमें उसे अपने साथ अकेले रहने का मौका मिलता था। पर फिर भी ये दुनिया प्रोटैगोनिस्ट जैसे लोनलीनेस लवर्स के लिए नहीं बनी है और ये बात उसे एक्सेप्ट करनी थी। इसलिए अब वो ज्यादातर अपने वर्क प्लेस पर ही बैठा रहता है और उसकी लाइफ बस एक बोरिंग एग्जिस्टेंस बनकर रह गई है। जैक को रियलाइज हुआ कि वो एक ऐसे ऑफिस में अपनी पैंट्स घिस रहा है जहां मुश्किल से ही कोई उसका नाम जानता था और उसकी अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी। पर अचानक वो बहुत हैरान रह गया, क्योंकि एक बंदा उसके पास आया, हाथ हिलाया और उस यंग मैन को एड्रेस किया। उसके साथ एक और कोवर्कर था और उन्होंने जैक को अपने साथ लंच का ऑफर दिया। और जैसा कि पता चला, एडम ही था जो हीरो से बात कर रहा था। एडम एक बॉर्न लीडर था और जैक का बिल्कुल ऑपोजिट, जो मेन कैरेक्टर को बहुत पसंद आया। उसे बात की पूरी जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं थी ताकि यंग मैन का लोड कम हो सके, और इस बात की बहुत कदर की गई। नॉर्मली जैक ऐसे ऑफर्स ठुकरा देता, पर एडम के साथ शायद वो इतना अनकंफर्टेबल ना हो, इसलिए मना करना बेवकूफ़ी होती। यंग मैन ने अपना सर खुजाया और स्माइल करते हुए साथ लंच करने का ऑफर मान लिया, जिसके बाद वो डाइनिंग हॉल की तरफ निकल गए। जल्द ही तीनों आदमी एलिवेटर के दरवाजे के सामने खड़े थे ताकि फाइनली अंदर जा सकें और डाइनिंग रूम तक नीचे जा सकें, जहां एक डिलीशियस लंच उनका इंतजार कर रहा था। एलिवेटर में एचआर की रेड हेडेड कैरोलिन खड़ी थी, जो स्टनिंग और अट्रैक्टिव लग रही थी। एडम ने गर्ल्स से पूछा कि क्या वो लंच के लिए जा रही हैं और कहा कि उसके पास कंपनी कार्ड है, और जैक ने ऑकवर्डली नजरें चुरा लीं। खूबसूरत कैरोलिन इस जगह के उन गिने चुने हाइलाइट्स में से एक थी और उसकी स्माइल उसकी रूह को सुकून देती थी। लड़की ने एडम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि एक दिन वो इस जोक की वजह से फायर हो जाएगा, क्योंकि वो इसे बहुत ज्यादा मारता है। फिर उसने अपना ध्यान शायद जैक की तरफ किया और कहा कि उसे उनके साथ लंच पर जाते देखना बहुत अजीब लग रहा है। हीरो ने नोटिस किया कि उसने कभी उसका नाम नहीं लिया और जैक ने अज्यूम कर लिया कि वो शायद उसे जानती ही नहीं है। दूसरी तरफ उसका ध्यान हमेशा किसी और चीज पर रहता था, और उस पल भी उसने एडम का हाथ पकड़ लिया। अचानक एलिवेटर रुक गई और सब पैनिक करने लगे, पर एडम ने कहा कि ये बस एक छोटा सा वायरिंग प्रॉब्लम है। लेकिन अगले ही मिनट एलिवेटर कोलैप्स हो गई और नीचे गिरने लगी, जिससे सब लोग और भी नर्वस हो गए, क्योंकि कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। एडम ने डर के मारे चीखते हुए जैक से कहा कि तुरंत इमरजेंसी बटन दबाओ, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। प्रोटैगोनिस्ट ने फौरन इमरजेंसी बटन हिट किया, पर पैनिक खत्म नहीं हुआ क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं मिला। अचानक लाइट्स चली गईं और एडम ने खुद को कूल रखने की कोशिश करते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है। सामने उन्हें एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखा, जिसमें बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस और इनिशिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में लिखा था। बाकी लोगों ने भी 93 वर्ड यूनिवर्स इनिशिएशन के सिस्टम नोटिफिकेशंस देखे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गए हैं। एक अनजान नंगे बदन वाले आदमी ने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी और कहा कि रिचुअल के लिए और शिकार की जरूरत है। इस बीच जैक ने खुद को एक अनजान जगह पर पाया और हैरान हुआ कि वो कहाँ है। फिर उसने सामने बैठे एक एंटिटी को हेलो बोला। वो एक बड़ा अजीब सा एलियन जैसा क्रिएचर था, जिसने एक अजीब आवाज में उस बंदे को ग्रीट किया।
एक्साइटेड और शॉक्ड होकर जैक ने उस क्रिएचर से पूछा कि वो क्या है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। उस स्ट्रेंजर ने रिप्लाई किया कि वो वही एंटिटी है जो उसे न्यू रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाएगी, और उनके पास ऐसा करने के लिए लिमिटेड टाइम है। जैक को घंटा कुछ समझ नहीं आया, और वो सोचने लगा कि ये न्यू रियलिटी क्या बला है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले तक तो वो एक नॉर्मल दुनिया में था। हीरो को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स की एक टेबल थी, जो उसके लिए अभी भी समझ के बाहर थी। उसने पूछा कि ये क्या है, तो एंटिटी ने जवाब दिया कि ये एक सिस्टम है जो उसका डेटा और न्यू रियलिटी के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाता है। कहा गया कि ये सिस्टम तब शुरू हुआ जब उसका यूनिवर्स मल्टीवर्स में एंटर करने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड पास कर गया। एक भौचक्का जैक थेन ने कहा कि वो ये भी नहीं बता सकता कि ये बात सरप्राइजिंग है या बिल्कुल बकवास। एंटिटी ने प्रोटैगनिस्ट की तरफ उंगली की और कहा कि अब ट्रेनिंग पर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि टाइम कम है। हीरो को वेपन्स की चॉइस दी गई और उसने पूछा कि क्या ये सच है कि उसे इनमें से कोई भी चुनना है, तो उसे बताया गया कि हाँ, ऐसा ही है। जैक को रियलाइज हुआ कि हर क्लास के अलग अलग बोनसेस और स्किल्स हैं, और वो सोचने लगा कि वो किसे चुने। उसने जल्दी से आर्चर क्लास चुनने के प्रोज और कॉन्स तोले, और तुरंत ही उसे चॉइस कंफर्म करने का नोटिफिकेशन मिल गया। एंटिटी ने कहा कि फैमिलियराइजेशन का टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए अब हीरो को ग्रेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग एरिया में भेज दिया जाएगा, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बताया गया कि ग्रेट फॉरेस्ट खतरों और अपॉर्चुनिटीज दोनों से भरा है। जैक थेन जैसे नए प्लेयर्स के लिए जंगली जानवर शिकार के लिए फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं, और हीरो को उन्हें मारना होगा ट्रेनिंग पॉइंट्स या नई ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्किल्स पाने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैक की किस्मत चमक जाए और वो 20 लॉर्ड्स का शिकार कर ले, जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जैक ने पूछा कि ट्रेनिंग कब तक चलेगी, तो एंटिटी ने बताया कि 64 डेज, जिसके बाद सर्वाइव करने वालों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यंग मैन ने पूछा कि क्या ये सच में शुरू हो चुका है, और उसके अंदर एड्रेनालिन पूरी बॉडी में दौड़ने लगा, और वो फीलिंग उसे अराउजल जैसी लगी। जल्द ही हीरो और बाकी लोग खुद को उस बड़े जंगल में पाते हैं, जहां वो अपने मिले हुए गियर को इंस्पेक्ट करते हुए सोचने लगे कि आखिर चल क्या रहा है। जैक ने गर्व से अपने बो को देखा और मन में सोचा कि ये काफी अच्छा लग रहा है, और ये भी नोटिस किया कि जंगल बहुत बड़ा है। एडम ने हाथ उठाया और कहा कि वो समझता है कि सब कंफ्यूज्ड हैं, पर अभी के लिए बस थोड़ा सा सांस लेने का सजेस्ट किया। पर तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन बहुत जोर से हिलने लगी है, जिससे सब नर्वस हो गए। एडम ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो लोग नीचे जा रहे हैं, और सबको काम रहने को बोला, भले ही ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त जैक थेन को पछतावा हुआ कि उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि सिर्फ 20 ही टारगेट नहीं थे, बल्कि कोई और भी था। जंगल में भटकने वाले ग्रुप के लीडर ने दूसरों से पूछा कि क्या उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, और पास खड़ी एक लड़की ने सजेस्ट किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उस कड़क आदमी ने झाड़ियों की तरफ देखा और चिल्लाकर बोला कि उन्हें पता है दुश्मन वहां छुपा है, और उसे बाहर आकर खुद को दिखाने को कहा। झाड़ियों से एक थका हारा यंग मैन बाहर आया, माफी मांगते हुए बोला कि वो बस अपनी टीम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ग्रीन बालों वाली लड़की ने कहा कि ये तो बस एक बच्चा है, और ग्रुप के लीडर ने बोला कि वो उस पर अटैक नहीं करने वाले। उस लड़के से पूछा गया कि उसने आखिरी बार अपनी ग्रुप को कहाँ देखा था। उसने बताया कि यहाँ पहुंचते ही उन पर अटैक हो गया था, और लड़ाई के बीच वो कहीं दूर फेंक दिया गया। लीडर ने लड़की की तरफ देखा और कहा कि ये तो घंटों पहले की बात है, तो वो लोग अब तक कहीं भी हो सकते हैं। उसने अपनी तलवार सांचे में डाली और लड़के से पूछा कि क्यों ना वो अभी के लिए उनके साथ ही रुके, क्योंकि अकेले जंगल में भटकना बहुत डेंजरस है। लड़की ने उस डरे हुए नीली आंखों वाले लड़के के कंधे पर हाथ रखा और प्रॉमिस किया कि वो उसकी टीम ढूंढने में मदद करेंगे। यंग मैन की आंखें खुशी से चमक उठीं, और वो बड़े दिल से स्माइल करते हुए उन नेक लोगों का शुक्रिया अदा करने लगा जो मदद के लिए आगे आए थे। वो अकेले यहाँ रहने से बहुत डरा हुआ था, पर उसकी ब्लेड की टिप खून से सनी थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच उसका साथी एडम से पूछ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वो काम रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे एक प्लान ऑफ एक्शन सोचना था। ग्रुप के एक मेंबर ने अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्होंने भी उस ह्यूमनॉइड को देखा था जिसने उन्हें इस नई रियलिटी के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए थे। एडम ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जो जानलेवा साबित हो। जैक ने उसकी तरफ देखा और अपने मन में सोचा कि वो वाकई एक नेचुरल बॉर्न लीडर है जो काबिल तारीफ है। ग्रुप के लीडर ने कहा कि वो शेल्टर, पानी और खाने की तलाश से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये बेसिक जरूरतें हैं, जिसके बाद सब उसके पीछे निकल पड़े। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि बाकी पाइलॉन्स को देखकर जो उसने निकलते वक्त देखे थे, शायद वो अकेले सर्वाइवर्स नहीं थे। जीन ने सक्सेसफुली स्पेल यूज कर लिया था, और जैक को समझ आ गया कि वो अब जो भी करेंगे वो स्किल्स सीखने के लिए बहुत क्रूशियल होगा। एडम एक हट्टे कट्टे मूस के एंटलर्स तोड़ रहा था, जबकि प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, और इस नतीजे पर पहुंचा कि उनकी टीम काफी हद तक बैलेंस्ड है। अचानक ग्रुप के लीडर को एक अजीब साउंड सुनाई दी, और जैसा कि पता चला, एक तेज एरो बहुत स्पीड से उसकी तरफ आया। वो थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि वो एरो सीधा हिरन के सर के पार निकल गया, जो तुरंत एक आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। पता चला कि वो एरो जैक थेन के बो से छोड़ा गया था, जिसने एक्सपर्ट तरीके से काम किया और एक ही शॉट में जानवर को ढेर कर दिया।
कैरोलिन ग्रुप की अकेली हिटर थी जो बहुत जल्दी सीख रही थी और उसी मिनट उसकी तरफ रीजनरेट कर रही थी। हालांकि दोनों थोड़े एम्बैरेस थे। कुछ देर बाद सूरज होराइजन के पीछे ढल गया और दिन भर की थकी हारी टीम आग के पास जमा हो गई, खामोशी से अपने ख्यालों में खोई हुई। कैरोलिन ने गर्व से जेक को बताया कि वो आर्चरी में बहुत अच्छा है, जिसकी तारीफ किए बिना रहना नामुमकिन था। जेक के गाल लाल हो गए और वो खुश था कि उस खूबसूरत लड़की को उसका नाम याद था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। एडम ने कहा कि वो समझता है कि सब उसे उसके पुराने काम की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं, पर अब वो सब एक ही नाव में हैं तो उसे थोड़ी मदद चाहिए होगी। फिर उसने प्रोटैगोनिस्ट के कंधे पर हाथ रखा जो उस वक्त सोच में डूबा था और उसकी आंखों में देखा। जेक ने अपने हाथ हवा में उठाए और एक्साइटेड होकर कहा कि वो इस सब के लिए नहीं बना है और वो लोगों से वैसे इंटरैक्ट नहीं कर सकता जैसे वो दोनों करते हैं। एडम ने कहा कि ये अब एक अलग दुनिया है जहां पुराने रूल्स और रेगुलेशंस अब काम नहीं करते, इसलिए तुम्हें अडैप्ट करना होगा। 1 घंटे बाद टीम के ज्यादातर लोग सोने चले गए और पहले पहरेदार गार्ड पर रहे ताकि कोई भी कैंप में एंटर ना कर सके। पहरेदार अलर्ट रहे। उस साथी ने जेक को बताया कि वो और उसका पति आज साथ में लंच करने वाले थे और जब ये सब हुआ तब उनके बीच बस कुछ दर्जन मीटर्स का फासला था। जीन ने फिर मेन कैरेक्टर की आंखों में देखा और पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिससे वो उस वक्त थोड़ा हैरान हो गया। हीरो ने जवाब दिया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर उसने कुछ छुपाया, जिसके बाद वो अपने पुराने ख्यालों और यादों में खो गया। कॉलेज में जेक के सिर्फ 2 असली दोस्त थे, एंडी और मेलीन। एंडी उसका रूममेट था और एक ऐसा बंदा जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर सकता था। मेलीन एक बहुत प्यारी लड़की थी जिसे प्रोटैगोनिस्ट प्यार करता था और जो उसकी खुशी का जरिया थी। वो दोनों ज्यादा सोशल नहीं थे, पर वो साथ में एंजॉय करते थे और वो जेक की लाइफ के सबसे खुशनुमा 2 साल थे, या शायद उसने खुद को बस ये यकीन दिला दिया था। पर पता चला कि वो बस वो नहीं देख पा रहा था जो उसकी पीठ पीछे हो रहा था। एक दिन जब वो घर आया, उसने मेलीन को चीट करते हुए पकड़ लिया। उसके साथी ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि जेक का अकेला रहना ही बेहतर था, क्योंकि अपने पति का ख्याल आते ही उसका डर के मारे पेट घूमने लगता है। जीन ने अपना सर झुका लिया और रोने लगी, जबकि उसके बगल में बैठा प्रोटैगोनिस्ट ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर उसे रियलाइज हुआ कि कुछ तो बोलना पड़ेगा। फिर वो मेज लड़की जमीन से उठी और उस यंग मैन से माफी मांगी, क्योंकि वो वहां से जाकर थोड़ा अकेला रहना चाहती थी। वो वहां से जाने लगी और जेक ने ये कंक्लूड किया कि एडम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जीन उसके सामने खुलकर बात कर चुकी थी और कैरोलिन ने तो उसका नाम तक याद कर लिया था। उसे रियलाइज हुआ कि शायद एडम सही था, क्योंकि शायद इस दुनिया में सच्चाई कुछ अलग होगी और ये अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का एक मौका था। जेक की सोचों में तभी खलल पड़ा जब जंगल से एक बहुत जोर की चीख आई और वो उस तरफ भागा जहां से आवाज आ रही थी। जीन जमीन पर गिरी हुई थी और 3 बड़े हट्टे कट्टे आदमी उसके सामने खड़े थे, जिसमें से मेन बंदा उसे लिटिल लेडी कहकर देख रहा था। उसने एक बहुत बड़ा हथौड़ा लड़की के पैर पर रखा और पूछा कि उनका ग्रुप कहाँ है, और ऑर्डर दिया कि उन्हें कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दें। कांपती हुई लड़की ने डर से उस बड़े आदमी की तरफ देखा और कहा कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, और उम्मीद की कि उसे छोड़ दिया जाएगा। उनके चीफ ब्रायन ने कहा कि ये उसकी चॉइस है, और फिर लड़की को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से अपना वेपन घुमाया। एक घबराई हुई जीन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, ये रियलाइज करते हुए कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा और वो अपनी जान गंवा देगी। पर अचानक ढेर सारे तेज एरोज उन ओपोनेंट्स की तरफ उड़ने लगे जिन्होंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसी पल एक तेज एरो एक डाकू के गले के पार निकल गया, जिसकी आंखें शॉक से फटी रह गईं, पर उसने तुरंत दम तोड़ दिया। गैंग लीडर पैनिक नहीं हुआ और उसने अटैक को रोकने के लिए अपनी शील्ड का यूज किया, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की कि एरोज आ कहां से रहे हैं। अपने हाथों में खून से सना हथौड़ा पकड़े हुए उसने अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि तुरंत उन आर्चर्स को पकड़ो जिन्होंने उन पर अटैक करने की हिम्मत की है। जैसे ही एरोज आए, एक डाकू तुरंत झाड़ियों की तरफ भागा, ये सोचकर कि वहां ओपोनेंट्स की भीड़ होगी और वो उन्हें खत्म कर देगा। वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई नहीं था, और वो सोचने लगा कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। फिर उस गुंडे को अपने पीछे एक अजीब सा सरसराहट सुनाई दी, और जैसा कि पता चला, जेक उस वक्त उसके पीछे था, जीन की मदद के लिए आया हुआ। प्रोटैगोनिस्ट उस भौचक के ओपोनेंट पर कूद पड़ा और एरो से उसके गले पर वार करने लगा। उसे मुकाबला करने का कोई मौका नहीं दिया। दुश्मन स्ट्रांग था और उसने उस लड़के को झटकने की कोशिश की जिसने उसकी पीठ पर चढ़कर अटैक करने की हिम्मत की थी। फिर भी जेक को उसके ओपोनेंट की पीठ से फेंक दिया गया और वो अपनी पीठ के बल कुछ मीटर पीछे फिसल गया। थोड़ा नर्वस होकर उस बैंडिट ने देर नहीं की और अपनी तेज कुल्हाड़ी को कस के पकड़ लिया, उस बहादुर लड़के का काम तमाम करने के इरादे से। कुछ सेकंड्स बाद एक पावरफुल वार किया गया, पर आखिरी पल में जेक थिन ने अपना बो आगे कर दिया, जिसने उसकी जान बचा ली। प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दांत पीसे और पूरी ताकत से अपने ओपोनेंट के हमले को रोकने की कोशिश की, जो अपनी कुल्हाड़ी से लगातार प्रेशर डाल रहा था। इस बीच जीन दर्द के मारे बेहोश हो गई और हीरो सोचने लगा कि वो दूसरा बंदा कहाँ गया। जेक ने अपने दांत और जोर से पीसे जब उसने नोटिस किया कि दूसरा बैंडिट उसके पीछे था और एक हथौड़ा घुमाते हुए उस पर वार करने वाला था। उस यंग मैन के लिए दुश्मन के हमले को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था
और रेजिस्टेंस देना उसे काफी भारी पड़ रहा था, पर वो हार मानने वाला नहीं था। साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बैटल में मर जाएगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि एक साथ दो ओपोनेंट से लड़ सके। जैक ने अपनी आंखें कसके बंद कर लीं और एक पल के लिए अपनी सेंसेशंस और थॉट्स पर फोकस करने का डिसाइड किया। फिर से कुछ अजीब फील करते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वक्त धीमा हो गया हो, पर यह किसी मैजिक या स्पेल की वजह से नहीं था। हीरो को नोटिस मिला कि ब्लड लाइन ऑफ द प्रिमिटिव हंटर अवेक हो चुकी है, पर उसे समझ आ गया कि ये प्योर इंस्टिंक्ट था। उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो गईं और उसे एक ऐसी स्पेशल पावर मिली जिसने उसे अपने ओपोनेंट को हथौड़े के साथ एक तरफ फेंकने की ताकत दे दी। जैक थेन ने फिर उस तेज एरो को मजबूती से पकड़ा ताकि फाइनली उन ओपोनेंट्स का खात्मा कर सके जिन्होंने उसके साथियों को जख्मी किया था। एरो एक डाकू के रिब केज के राइट साइड में जा लगा, जो शॉक होकर तुरंत नीचे गिर गया। प्रोटागोनिस्ट ने अपने खून से सने हाथ को देखा और बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। जेक ने पास ही जमीन पर एक तलवार पड़ी देखी और तुरंत उसकी तरफ भागा, क्योंकि वो एक कीमती वेपन था। यंग मैन ने दूसरे ओपोनेंट पर स्वॉर्ड से ऐसा वार किया कि उसे अटैक करने का मौका ही नहीं मिला और वो उस इनक्रेडिबल पावर से तुरंत ढेर हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने नोटिस किया कि हर तरफ से बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आ रहे हैं, पर वो पैनिक नहीं हुआ। अपनी स्वॉर्ड और एजिलिटी के साथ उसने एरोज के उस बड़े अटैक को रोक दिया और उनमें से एक भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा। जेक की बॉडी और कपड़ों पर खून के निशान दिख रहे थे, पर उसने एक शर्त लगाने वाले अंदाज में अपने ओपोनेंट से कहा कि अटैक करते रहो। सामने हीरो ने एक हैरान आदमी को देखा जो अपनी होल्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे देख रहा था। उस बैंडिट ने होल्स्टर से एक तेज ब्लेड निकाली और कड़क आवाज में चिल्लाया कि वो अभी इस यंग मैन का काम तमाम कर देगा। जेक बहुत हैरान था, क्योंकि उसका दुश्मन तेजी से उसके पास आया और उसका स्वेटर पकड़कर उसकी आंखों में घूरते हुए देखा। उस आदमी ने अपनी ब्लेड घुमाई और हीरो से पूछा कि वो कौन है, और प्रोटैगनिस्ट ने मुकाबला करने के लिए खुद को काम रखने की कोशिश की। एकदम होशियारी और सावधानी से जैक ने वो एरो पकड़ा जो उसके कंधे पर रखे होल्स्टर में था। उसने अपने ओपोनेंट पर जरा भी रहम नहीं दिखाया और एरो सीधा उसकी आंख में घुसा दिया, जिससे वो दर्द के मारे चीख उठा। उसी मिनट वो हमलावर जमीन पर गिर गया और उस असहनीय दर्द में तड़पने लगा जिसका वो कुछ नहीं कर सकता था। जैक थेन रुकने वाला नहीं था और उसने एक और एरो उठाया ताकि अपने दर्द में तड़पते दुश्मन को खत्म कर सके। वो अपने जख्मी ओपोनेंट के ऊपर चढ़ गया और बिना कोई तरस खाए उसके सीने पर एरो से वार करने के लिए खड़ा हो गया। उस यंग मैन के पास प्रोटैगनिस्ट को काउंटर करने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, जिसने रुकने से पहले लगातार कई वार किए। एडम और बाकी टीम जल्द ही वहां भागते हुए पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो दंग रह गए और सोचने लगे कि क्या पहरेदार ठीक हैं। जमीन पर उन्होंने दो खून से सने लोगों को देखा, जिसमें से एक की बॉडी में बहुत सारे एरोज घुसे हुए थे, जिसे देखकर सबकी सांस अटक गई। खून से लथपथ जैक थेन ने स्माइल करते हुए बुदबुदाया कि वो जीत गया, जबकि वो आसमान की तरफ देख रहा था और उसका खून लगातार बह रहा था। एक दिन जब वो स्कूल में था, उसने देखा कि एक लड़की को बुली किया जा रहा था और उससे टेस्ट में चीटिंग कराने की डिमांड की जा रही थी, और वो मुश्किल में पड़ने से डर रही थी। बुली ने उससे कहा कि कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा और बस शीट पलटने को बोला जब टीचर न देख रहा हो। घबराई हुई लड़की रोने लगी और कहा कि बेहतर होगा अगर वो उनकी पढ़ाई में मदद कर दे और उनकी नॉलेज बढ़ा दे, पर उनमें से एक ने उसे साइड हटाया और कहा कि ये वक्त की बर्बादी है, और वो लड़की और जोर से रोने लगी। जैक थेन ये सब और नहीं देख सकता था और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने मेन बुली पर झपटकर मदद करने की कोशिश की। उसने उस घटिया बंदे को जमीन पर पटक दिया और वो गुस्सा हो गया और पूछने लगा कि ये बीच में कहां से टपक कर प्रोटैगनिस्ट क्या कर रहा है। यंग मैन ने अपने ओपोनेंट का गला जोर से दबाना जारी रखा, जिसने हाथ उठाने की हिम्मत की थी। वो एक ऐसी बेसहारा लड़की पर हाथ उठा रहा था जो पलट कर लड़ भी नहीं सकती थी। वो लड़की कांपते हुए ये सब देख रही थी और इस पूरी सिचुएशन ने जैक को दिखा दिया कि जब बात गुड गाइज और बैड गाइज की आती है तो क्या अंजाम होता है। प्रिंसिपल ने कड़क होकर चिल्लाया कि लड़ाई करने के लिए दोनों बॉयज को सस्पेंड किया जाता है, और हीरो को रियलाइज हुआ कि उनकी दुनिया में कोई फर्क नहीं बचा था। एक फिक्रमंद कैरोलिन ने उस खून से लथपथ जेक को देखा और हैरान हुई कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा खून था। प्रोटैगनिस्ट जमीन से उठने लगा और अपने गाल से खून पोंछते हुए बोला कि सब ठीक है, क्योंकि ये खून उसका नहीं था। जैक को एक नोटिफिकेशन मिला कि उसने 2 आर्चर्स को मार दिया है और उसे इसके पॉइंट्स मिले हैं। तब उसे रियलाइज हुआ कि उन्हें दूसरे सर्वाइवर्स को मारने के भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। कुछ मिनट्स तक वो खामोशी से सिस्टम नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन पढ़ता रहा, टेक्स्ट को एनालाइज करके अपने नतीजे निकालता रहा। नोटिस में लिखा था कि प्राइमोर्डियल हंटर ब्लड लाइन अवेक हो गई है और परसेप्शन रेल्म खुल गया है। एक घबराए हुए एडम ने पूछा कि ये लोग कौन थे और उन पर अटैक क्यों कर रहे थे, तो जैक ने कहा कि शायद एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग पॉइंट्स के लिए। कैरोलिन ने जीन की मदद की और एडम ने कहा कि उन्हें रहने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी और साथ ही अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचना होगा। ग्रुप के लीडर ने कहा कि हमें ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार करना होगा, और तभी टीम की हिटलर कैरोलिन जैक की तरफ मुड़ी, जो पूरी तरह अटेंटिव था। लड़की ने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि जीन अकेली क्यों थी, क्योंकि आप अपने साथियों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते।
यंग मैन ने फिक्र भरी आवाज में कहा कि वो रेस्टलेस फील कर रही थी और अकेला रहना चाहती थी, इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एक इरिटेटेड कैरोलिन चिल्लाई कि इससे कुछ नहीं बदलता और इशारा किया कि इस पूरी सिचुएशन के लिए वो सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकता है। उसने कहा कि जीन को गंभीर चोटें आई हैं ताकि वो उसे ठीक कर सके और हीरो से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जैक ने पूछा कि क्या वो उसे इसके लिए ब्लेम कर रही है, पर एडम ने कैरोलिन को समझाना शुरू किया और कहा कि उस यंग मैन ने जीन को बचाने में मदद की है, पर एक लेकिन था। ग्रुप के लीडर ने हीरो से पूछा कि उसने लड़की को अकेला क्यों जाने दिया और उन्हें जगाया क्यों नहीं, और वो उस वक्त आखिर सोच क्या रहा था। मेन कैरेक्टर ने अपना सर झुका लिया और कहा कि उसे अफसोस है, पर वो उसका एक तुरंत लिया गया फैसला था और उसने बस अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया। एडम ने उससे कहा कि अगली बार इस बारे में सोच लेना, क्योंकि वो इंसान है, कोई जानवर नहीं जो जैसा मन आए वैसा करे। जेक ने एक बगावती टोन में जवाब दिया कि वो पहले ही सॉरी बोल चुका है, पर वो वक्त में पीछे जाकर ऐसी गलती सुधार नहीं सकता। कैरोलिन अभी भी हीरो पर बहुत गुस्सा थी और उसने पूछा कि अगर जीन यहाँ उसकी वजह से मर जाती तो क्या होता। टीम के सारे मेंबर्स खामोशी से प्रोटोगोनिस्ट को देखने लगे, जो बिना हिले डुले खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। साथियों ने नोटिस किया कि उस लड़के ने अपनी मुट्ठी कस के भींची हुई थी, जो इशारा था कि सिचुएशन ठीक नहीं है। फिर उसने अपनी हथेली खोली और चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वक्त नहीं आ गया है कि वो पूरी सिचुएशन को रियलाइज करें। जेक ने कहा कि जीन सिर्फ उसके एक्शंस की वजह से बची है और अगर वो उन्हें जगाने जाता तो कोई नहीं जानता कि अंजाम क्या होता। हीरो ने एडम के सीने में उंगली मारी और कहा कि वो मर्द हैं, भालू नहीं, और पूछा कि क्या उनमें किसी की जान लेने की हिम्मत होती। उसने चिल्लाकर कहा कि दुनिया बदल चुकी है और उन सबको ये एक्सपेक्ट करना बंद करना होगा कि कोई उनका हाथ पकड़कर चलाएगा और उन्हें खुद अडैप्ट होना सीखना होगा। टीम के एक मेंबर ने प्रोटोगोनिस्ट से पूछा कि वो नए रियलिटीज में जिंदा रहने के लिए क्या सजेस्ट करता है। जैक ने कहा कि उसका सजेशन ये है कि वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करें और इस मुसीबत से बचें जो उन पर आई है। उसने उनसे वो करने को कहा जो सिस्टम नहीं चाहता कि वो करें, और कहा कि अगर वो किसी चीज में उसका मुकाबला ना कर पाएं तो उसे ब्लेम ना करें। कुछ देर बाद जेक की आंख खुली और उसने देखा कि कैस्पर उसके बगल में बैठा है, उसकी जगह सेंट्री की ड्यूटी दे रहा है। हीरो ने अपनी आंखें पोंछी और कहा कि उसे लगा था कि जब वो उठेगा तो टीम के सारे मेंबर्स उसे छोड़कर चले गए होंगे, पर हैरानी की बात है कि सब कुछ अलग निकला। कैस्पर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सोचा था, पर थोड़ी बातचीत के बाद वो सब सहमत हो गए और डिसाइड किया कि वैसा ही करेंगे जैसा जेक ने कहा। उसने कहा कि उनमें से हर किसी को अपना खुद का वजन उठाना होगा, और हीरो ने देखा कि उसने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बड़े ध्यान से बात सुनने लगा। कैस्पर पहले रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता था और एडम के अलावा वही एक ऐसा बंदा था जिसे जैक अपना दोस्त कह सकता था। उनकी लाइफ की स्टोरीज काफी मिलती जुलती थीं, जिस वजह से उनकी बॉन्डिंग हो गई थी और जेक को ऐसे दोस्त की कदर थी। मेन कैरेक्टर ने कैस्पर की तरफ एक स्माइल के साथ देखा। वो अभी भी उसके लिए एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। जैक थेन ने फिर जीन की तरफ देखा, जिसे देखकर वो शॉक हो गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी जख्मी टांग की जगह एक लकड़ी की टहनी बाहर निकल रही थी। कैस्पर ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसकी टांग का क्या करें, और ये सबसे बेहतर ऑप्शन लगा और ये खुद जीन का ही आइडिया था। उसने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लेवल बढ़ने पर कैरोलिन शायद कोई रिकवरी मैजिक सीख ले। फिर वाइल्ड बीस्ट का इन्वेजन शुरू हुआ और जैक को रियलाइज हुआ कि आज हर कोई सच में अपना बेस्ट दे रहा है। उसने रिकॉग्नाइज किया कि बर्ट्राम उसके बाद सबसे अच्छा फाइटर था, पर जीन अपने लॉन्ग रेंज मैजिक का बेहतरीन यूज कर रही थी। लेकिन कैरोलिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव थी, क्योंकि उसने जीन की लेग प्रॉब्लम सॉल्व करके हीरो को सरप्राइज कर दिया था। जीन के साथ जो हुआ था उसने सच में कैरोलिन के अंदर कुछ जगा दिया था, जिस वजह से वो उसकी मदद कर पाई। उनके गियर में कुछ पोशंस तो थे, पर उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि उसकी टांग ठीक कर सके। इसलिए कैरोलिन वाकई एक इनवैल्यूएबल साथी है। जैक थेन ने रियलाइज किया कि कल रात से उन्होंने एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला है, पर किसी एक को तो पहल करनी ही होगी। उसके मन में ख्याल आया कि बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसे लगा ये आइडिया मस्त है। 1 घंटे बाद कैस्पर ने हीरो से पूछा कि क्या वो अपने फैसले पर श्योर है, और उसने आंख मूंद कर जवाब दिया कि हाँ, और उसे बस अपनी तरफ मिट्टी फेंकने को बोला। उस यंग मैन ने जेक को और परेशान नहीं किया और घूमकर उसकी रिक्वेस्ट मानने के लिए उसकी पीठ पर मिट्टी का एक ढेला फेंकने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने कंसंट्रेट किया ताकि वो आने वाले अटैक को सेंस कर सके और अपनी सांस पर फोकस किया, पर नतीजा ये निकला कि सब बेकार गया और मिट्टी का ढेला सीधा उसकी पीठ पर लगा, जिससे वो यंग मैन थोड़ा दंग रह गया। जैक थेन ने सोचा कि ये काम क्यों नहीं किया, तो कैस्पर ने कहा कि उसने जानबूझकर ज्यादा जोर से नहीं फेंका था और पूछा कि क्या उसका टीममेट ठीक है। हीरो ने अज्यूम किया कि परसेप्शन स्फीयर सिर्फ असली खतरों पर काम करता है, और क्योंकि कैस्पर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो काम नहीं किया। एडम ने लड़कों को बुलाया और सजेस्ट किया कि अब सो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सोने की जगह ढूंढनी होगी और वक्त बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। जल्द ही टीम को एक रेविन मिली जो उन्हें काफी सेफ जगह लगी, और जैक ने रियलाइज किया कि इससे दुश्मन के अटैक करने का एंगल लिमिटेड हो जाएगा। वो कूल रहा और सिचुएशन को एनालाइज किया, सावधानी से आसपास देखा और नतीजे निकाले।
प्रोटागोनिस्ट को रियलाइज हुआ कि जब तक वो गार्ड पर है उसे और उसकी टीम को नए अटैक से बचाना होगा। जैक थेन के पीछे से एडम आया और पूछा कि क्या वो अभी भी कल रात के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसके चेहरे से ये साफ दिख रहा था। यंग मैन ने नीचे देखा और कहा कि वो बस वही गलती 2 बार नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो हर चीज को कई बार एनालाइज कर रहा है। एडम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो इसके लायक नहीं था। फिर उसने एक मशाल उठाई और अपने साथियों से कहा कि उन्हें सोने की जगह ढूंढनी होगी। जैक थेन ने मुस्कुराते हुए एडम को जाते हुए देखा, ये सोचते हुए कि पता नहीं ग्रुप पहले दिन ऐसे लीडर की गाइडेंस के बिना सर्वाइव कर पाता या नहीं। हीरो ने फिर खुद से कहा कि अगर एडम ना होता तो वो खुद भी यहाँ ना होता, जिसके बाद उसने ऑफिस में उनकी मुलाकात की कहानी याद की। उस वक्त एडम ने जेक की तरफ हाथ बढ़ाया था और पूछा था कि क्या वो उसकी टीम ज्वाइन करना चाहेगा, और ये भी कहा था कि उसे लगता है उनका साथ काम करना किस्मत में लिखा था। उसने शाय हीरो को लंच के लिए इनवाइट किया था और यंग मैन ने ऑकवर्ड नजरें चुराते हुए हाँ कह दिया था। ग्रुप अब खाई के काफी अंदर था और जीन ने एक अजीब आवाज नोटिस की और पूछा कि वो क्या था। एक पॉइंट पर एडम रुका और उसने सबको रोक दिया। एडम ने बाकी सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने एक छोटा कदम पीछे लिया। खाई की चट्टानें टूटकर गिरने लगी थीं और एक टेंस जैक थेन ने सबसे कहा कि तुरंत एग्जिट की तरफ भागो, क्योंकि वो लोग खतरे में हैं। धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और एडम ने सबको फौरन भागने का ऑर्डर दिया और खुद सबसे आखिर में निकलने वाला था। टीम मेंबर्स सर पर पैर रखकर एग्जिट की तरफ भागे और कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके काम रहें, ताकि डर के मारे एक ही जगह जम न जाएं। एक बहुत बड़ा पत्थर कैरोलिन के सर के ऊपर गिर रहा था। जैक थेन ने यह नोटिस किया और उसे जोर से चिल्लाकर आवाज दी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। उसकी आवाज सुनते ही लड़की ने तुरंत अपना सर ऊपर किया और देखा कि एक बड़ा पत्थर उस पर गिरने ही वाला है, जिसे देखकर वो थोड़ा दंग रह गई। प्रोटागोनिस्ट ने तुरंत अपना बो उठाया ताकि भागना आसान हो जाए और कैरोलिन की मदद के लिए लपका, जिसकी वो परवाह करता था। उसने कोई रुकावट नहीं देखी और उस कंफ्यूज लड़की की तरफ भागा, जिसकी मौत के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बिल्कुल आखिरी पल में जब वो बड़ा पत्थर गिरने ही वाला था, जैक थेन ने कैरोलिन को पकड़ा और उसके साथ साइड में कूद गया। उनके चारों तरफ पत्थरों का ढेर लग गया और वो दोनों अकेले रह गए, रेत पर लेटे हुए और जो कुछ हुआ उससे संभलने की कोशिश करते हुए। इस बीच बाकी टीम मलबे की दूसरी तरफ थी और सोचने लगी कि वो अपने साथियों की मदद कैसे कर सकते हैं। एक घबराए हुए जेक ने कैरोलिन से पूछा कि क्या वो ठीक है, और उसने कहा कि लगता तो है कि वो ठीक है। एडम ने मेन कैरेक्टर का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकारना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वहां से कोई जवाब आए, क्योंकि वो उसकी जान के लिए बहुत ज्यादा वरीड था। उसने कैरोलिन को भी आवाज दी और पूछा कि क्या वो उसे सुन सकते हैं, और उसकी आवाज में अपने साथियों के लिए साफ डर सुना जा सकता था। लड़की ने वापस चिल्लाकर कहा कि वो यहाँ एक पत्थर की दीवार के पीछे हैं, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैक थेन ने कैरोलिन से कहा कि उन्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, क्योंकि केव अभी भी अनस्टेबल है और नहीं पता कि कब क्या हो जाए। फिर उसने साइड में देखा और ऐड किया कि केव में कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि हर चीज के लिए रेडी रहें। कैरोलिन ने मुझसे कहा, इन्हें हटाना बहुत मुश्किल है, तो उन्हें कुछ और करना होगा। बर्ट्राम ने अपना वेपन घुमाया और कहा कि वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, पर एडम ने उसे रोक दिया और कहा कि उसे छुओ भी मत। एक घबराई हुई जीन एक जगह जम गई और कांपती हुई आवाज में बोली कि वो अपने साथियों को दीवार के पीछे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एडम ने कहा कि केव में एक और रास्ता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और वो पक्का देर सबेर उनसे मिल ही जाएंगे। जैक थेन सिचुएशन को एनालाइज करता रहा और उसे रियलाइज हुआ कि भले ही ये पूरी तरह सच न हो, पर यही सबसे सेफ ऑप्शन था। उसने चिल्लाकर कहा कि वो और कैरोलिन आगे जाएंगे और एग्जिट पर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हीरो ने फिर आसपास देखा और रियलाइज किया कि इन सब के बावजूद उन्हें अभी भी नहीं पता कि इस केव में किस तरह का जानवर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैक को रियलाइज हुआ कि वो शायद खुद को तो संभाल लेगा, पर वो सोचने लगा कि अगर उन पर अटैक हुआ तो क्या वो कैरोलिन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लड़की ने एडम से कहा कि वो ठीक है और काम रहने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त पैनिक करना बेकार था। उसने स्माइल किया और कहा कि वो किसी केव में मरने नहीं वाली है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड पसंद आया और वो थोड़ा मुस्कुराया, ये रियलाइज करते हुए कि ये लड़की बहुत लड़ाकू है और हार नहीं मानेगी। 1 घंटे बाद एडम केव में भटकता रहा और अपने साथियों से पूछा कि क्या ये एक बुरा आइडिया था। बर्ट्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो लोग, यानी जैक थेन और कैरोलिन, यहाँ हम सबसे बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं। उसने ऐड किया कि जैक उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कैरोलिन की हीलिंग पावर तो है ही। एडम ने हैरानी से अपने साथी की तरफ देखा और सोचा कि उसे मेन कैरेक्टर से अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। आखिरकार ये सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा था। बर्ट्राम ने कहा कि वो उस बंदे से एग्री करता है, क्योंकि उन सबको इस मुसीबत से निकलने के लिए और स्ट्रांग बनना होगा। पर फिर उसने एक सीरियस टोन में कहा कि ये ग्रुप लीडर ने जैक थेन को खुद अपनी आंखों से देखा था और इसी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था।
एडम ने असलियत में हीरो को खून से लथपथ पड़े हुए और एक पागल की तरह हंसते हुए देखा था, जो कि बहुत अजीब था। ग्रुप के लीडर ने कहा कि मेन कैरेक्टर उस अटैक में मुश्किल से बचा था और वो उसे ऐसे अजीब बिहेवियर के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। बर्ट्राम ने बोला कि मुसीबत के वक्त लोग बदल जाते हैं और जेक अभी एक अलग ही धुन में है, तो हो सकता है वो ग्रुप के लिए सेफ ना हो। एडम ने अपनी नज़र साइड में घुमाई और कहा कि वो बंदा उसका दोस्त है और वो उस पर ट्रस्ट करता है और किसी भी हाल में वो उस पर कभी शक नहीं करेगा। इस बीच प्रोटैगोनिस्ट ने हाथ में एक मशाल ली और आगे बढ़ने लगा और कैरोलिन खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। एक पॉइंट पर लड़की ने उसके कंधे के पास एक जख्म नोटिस किया जो काफी सीरियस लग रहा था और उसमें पुआद पड़ सकती थी। जैक थेन ने जख्म की तरफ देखा और हल्की आवाज में जवाब दिया कि लगता है ये गिरने की वजह से हुआ है, पर उसे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। कैरोलिन ने उसे वहीं रुकने को कहा और बोली कि वो उसे हील कर देगी ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। प्रोटैगोनिस्ट ने उससे पूछा कि क्या वो उससे गुस्सा नहीं है, क्योंकि जीन के साथ जो हुआ उसके लिए सब उसे ही कसूरवार मान रहे थे। लड़की ने कहा कि वो सिर्फ एक झगड़े की वजह से जख्म को बिगड़ने नहीं देगी और उससे कहा कि ज्यादा हिले डुले नहीं। जैक सोचने लगा कि वो क्या कर रहा है और उसने अपनी कन्वर्सेशन ट्रेनिंग याद करने की कोशिश की ताकि उससे कोई सवाल पूछ सके। कैरोलिन जख्म को हील करती रही और बोली कि उसे सावधान रहने की जरूरत है और भले ही उन्हें पता है कि वो स्ट्रांग है, पर दुनिया में इनविंसिबल जैसा कुछ नहीं होता। उसने कहा कि वो अभी ये मैजिकल चीजें बस सीख ही रही हैं, इसलिए वो हर चीज हील करने के काबिल नहीं थी। और हीरो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। जवाब में उसने बस उस प्यारी लड़की से पूछा कि उसने हीलर बनना क्यों चुना, जबकि और भी इतनी सारी स्पेशलिटीज थीं। कैरोलिन ने तुरंत उससे एक पलटवार वाला सवाल पूछा कि उसने आर्चर बनना क्यों चुना था, तो यंग मैन ने जवाब दिया कि उसने ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए किया था। सर्वाइवल का नाम सुनते ही लड़की मुस्कुराई और बोली कि यही वजह थी कि उसने भी हीलर चुना। उसने कहा कि उसे ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर उसने गेम्स खेले हैं और वो जानती है कि हीलर सबसे कम पॉपुलर क्लास होती है। जेक ने थोड़ी हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में गेम्स खेलती थी, तो कैरोलिन ने जवाब दिया कि वंस अपॉन अ टाइम हाँ। लड़की ने बताना शुरू किया कि जब वो बच्चे थे उसका छोटा भाई हॉस्पिटल में काफी वक्त गुजारता था। हफ्ते के बीच में मैं उससे मिलने जाती थी, तो मैंने ये रूल बना लिया था कि उसके साथ ऑनलाइन गेम्स खेलूंगी ताकि वो बोर ना हो। प्रोटैगोनिस्ट अंदर ही अंदर हैरान था, क्योंकि उसे पहले नहीं पता था कि कैरोलिन का कोई भाई भी है, क्योंकि उन्होंने आपस में मुश्किल से ही कभी बात की थी। लड़की ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि खैर जो भी हो, हर कोई उससे हमेशा हिटर के तौर पर खेलने को बोलता था, क्योंकि वो एक लड़की थी। शुरुआत में उसे इससे नफरत थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल फाइटर बनना चाहती थी। आखिरकार कौन हैवी डैमेज नहीं देना चाहता। पर फिर कैरोलिन ने नोटिस करना शुरू किया कि लेडी कैरेक्टर्स को हमेशा पार्टनर्स ढूंढने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो बेस्ट चॉइस नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हीलर होने की वजह से बहुत से लोग खुद उसके पास आकर उसे अपने साथ ज्वाइन करने को कहते थे। कैरोलिन चाहे कोई भी गेम खेले, उसे हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता था जिसे उसकी जरूरत हो, और उसने डिसाइड किया कि ये ट्रेनिंग भी कुछ अलग नहीं होगी। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ जंगल में किससे मिलेगी, पर वो जानती थी कि अगर वो किसी को हील कर सकी तो वो प्रोटेक्शन की हकदार बन जाएगी। लड़की ने फिर सीरियस फेस के साथ कहा कि उसके अंदाजों ने उसे धोखा नहीं दिया और वो वाकई बच गई। जेक थेन ने उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और बस इतना कहा कि उसने बहुत समझदारी वाला काम किया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैरोलिन उसके जख्म की पट्टी कसती रही और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो बेवकूफ़ है या उसने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। हीरो ने खुद को ये सोचते हुए पाया कि उसे लगता था कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था, पर उसने कभी असलियत में ये नहीं सोचा था कि वो इंसान के तौर पर कैसी है। उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और लड़की ने ड्रेसिंग खत्म करके कहा कि वो अब बिल्कुल नए जैसा हो गया है। फिर उसने एक कड़क नज़र के साथ आगे देखा और कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो बाकी ग्रुप को ढूंढने के लिए आगे बढ़ें। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को एक ऐसे रास्ते पर पाया जहां से वो सोचने लगे कि अब आगे किस तरफ जाना चाहिए। कैरोलिन ने जैक से पूछा कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। प्रोटैगोनिस्ट एक जगह जम गया और आसपास देखने लगा, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए और एक प्लान ऑफ एक्शन सोचते हुए। उसकी नज़र बहुत चौकन्नी और कॉन्सेंट्रेटेड थी, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई गलती नहीं की जा सकती थी। कैरोलिन ने जेक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने एक सीरियस फेस के साथ पूछा कि क्या वो इसे महसूस कर सकती है। कैरेक्टर ने कहा कि उसका परसेप्शन स्फीयर उतना एक्टिवेटेड नहीं था, पर कुछ चीजें साफ हो गई थीं और कुछ नतीजे निकाले जा सकते थे। उसने कहा कि उसे लग रहा है नीचे कुछ है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वहां क्या है। जेक थेन ने उस गहरी धार में देखा जिसमें बहुत सारे अनजान क्रिएचर्स और चमगादड़ थे। यंग मैन एक डरावनी स्माइल के साथ बोला कि नीचे कुछ बहुत भयानक उनका इंतजार कर रहा है, पर वो सिचुएशन को स्काउट करने के लिए बेचैन था। फिर उसने एक अजीब फीलिंग नोटिस की जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और उसने समझने की कोशिश की कि वो क्या है। उसके इंस्टिंक्ट्स ने प्रोटैगोनिस्ट को बताया कि उसे सावधान रहने की जरूरत है, पर उसका एक हिस्सा नीचे वाले खतरे की तरफ खिंचा जा रहा था। उसने मशाल उठाई और कैरोलिन से कहा कि उन्हें इसे चेक करना चाहिए, और लड़की को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। हीरो ने कहा कि आगे चाहे जो भी हो, उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स के बारे में सोचना होगा जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है।
कैरोलिन ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वो दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, एक्सपीरियंस को नहीं, इसलिए उन्हें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। जैक थेन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथी अब कहाँ हैं और सजेस्ट किया कि शायद यही रास्ता उन तक पहुंचने का हो। लड़की ने कहा कि दूसरा रास्ता कम से कम उस डायरेक्शन में है जहां उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा था। हीरो ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है जो उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिलवाएगा और ये ट्रेनिंग नीचे जो कुछ है उससे लड़ने के लिए ही बनी है। कैरोलिन को उस वक्त अच्छा फील नहीं हो रहा था और उसने जेक से कहा कि ये रियल लाइफ है और अपना दिमाग चलाने को बोला। उसकी बातों ने यंग मैन को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसे रियलाइज हुआ कि वो सही कह रही है और शायद वो इलॉजिकल तरीके से एक्ट कर रहा है। पर एक लेकिन था। प्रोटैगनिस्ट ने खुद से एडमिट किया कि वो बस एक लड़ाई चाहता है, इसलिए वो खुद को खतरे में डाल रहा है और कैरोलिन को भी साथ खींच रहा है। लड़की ने कहा कि भले ही उसके लिए ये फन हो, पर बाकी लोग पॉइंट्स के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहते और वो बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इम्पल्सिव जैक थेन थोड़ा हिस्टेरिकल हो गया और उसने पूछा कि स्ट्रांग बनने की चाह में गलत क्या है, क्योंकि वही उसका मकसद था। उसने कहा कि उन्हें लाइफ में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी मिली है और वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जो किसी इंसान ने सोची भी नहीं होंगी। यंग मैन ने कैरोलिन से पूछा कि क्या इस सब के बाद वो सिर्फ सर्वाइव ही करना चाहती है, पर उसकी बातों के बाद लड़की थोड़ी हिचकिचाई। उसने हीरो के सीने पर उंगली मारी और कहा कि उनमें से बहुत से लोगों को वही पसंद था जो उनके पास इस नई रियलिटी से पहले था। लड़की ने यह भी ऐड किया कि उन्होंने किलर बनने के लिए नहीं कहा था और जैक थेन उसकी बातों से दंग रह गया। कैरोलिन ने जेक से पूछा कि क्या वो एक सेकंड के लिए टीम के बारे में सोच सकता है और इतना सेल्फिश बनना बंद कर सकता है। हीरो ने नोटिस किया कि पत्थर धीरे धीरे भुरभुरे होकर गिर रहे हैं और मन में सोचा कि इस रफ्तार से वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने थककर एक लंबी सांस छोड़ी और कहा कि वो सेफ रास्ता ही लेंगे, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि कैरोलिन से बहस करना बेकार है। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने लगी और प्रोटैगनिस्ट के पास उसके साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाद में जीन ने अपने साथियों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है जैक और कैरोलिन ठीक होंगे, इस उम्मीद में कि किसी ने उन पर अटैक न किया हो। कैस्पर ने कहा कि वो ठीक होंगे और इस केव में रास्ता ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है। उसने कहा कि उसका परसेप्शन अच्छा है, पर उसके लिए भी इतनी दूर देखना मुश्किल हो रहा था, जो ओरिएंटेशन की सेवरिटी को कंफर्म करता है। बर्ट्राम ने कहा कि अगर वो उन्हें जल्द ही नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें रुकने के बारे में सोचना होगा, पर एडम ने कहा कि उन्हें चलते रहना चाहिए। उस बंदे ने लीडर को रोका और कहा कि वो सिर्फ रात भर के लिए रुकेंगे और अपनी तलाश जारी रख सकते हैं। सुबह के वक्त क्योंकि रेस्ट की भी जरूरत थी, उसने एडम से कहा कि वो जीन की टांग के बारे में सोचे, जिसे बिना रेस्ट किए आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लड़की को पसीना आ रहा था, पर फिर भी उसने स्माइल किया और कहा कि वो ठीक है और चलती रह सकती है, भले ही ये बात बिल्कुल सच नहीं थी। एडम ने कहा कि वो तब तक नहीं रुक सकते जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि उनके साथी सेफ हैं, इसलिए उन्हें चलते रहना होगा। फिर उन्होंने आगे देखा जहां पूरा अंधेरा था और ये साफ था कि उन्हें वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आवाजें आ रही थीं। कैस्पर ने अपने साथियों से पूछा कि क्या वो आवाजें सुन सकते हैं, पर एडम ने मशाल आगे की और उसे चुप रहने को बोला। मशाल बुझ गई। फिर टीम मेंबर बैठ गया और लीडर ने सबको रेडी होने का ऑर्डर दिया, क्योंकि कुछ आ रहा था। बर्ट्राम ने कैस्पर से पूछा कि क्या वो अपने आसपास कुछ देख भी पा रहा है, पर यंग मैन ने जवाब दिया कि बहुत अंधेरा है और आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। केव की गहराइयों से अभी भी आवाजें आ रही थीं और टीम मेंबर्स जितना हो सके काम और खामोश रहे। एडम के चेहरे से पसीना टपक रहा था, पर वो एक्साइटमेंट के साथ अंधेरे में घूरता रहा, मॉन्स्टर के बाहर निकलने का इंतजार करते हुए। कैस्पर पूरी तरह फोकस्ड और टेंस था। उसने कहा कि वो अनजान क्रिएचर बहुत तेजी से पास आ रहा है, पर एक ही पल में उसने हैरानी से अंधेरे में देखा और रियलाइज किया कि वो कोई क्रिएचर नहीं है, बल्कि कोई और उनकी तरफ आ रहा है। एडम ने कहा कि वो कैरोलिन है, जिससे सारे साथी बहुत खुश हुए, क्योंकि इसका मतलब था कि वो फाइनली मिल गए हैं। कैरोलिन बहुत ज्यादा खुश थी कि वो फाइनली मिल गए और कैस्पर भी उसे और जेक को सही सलामत देखकर खुश था। लड़की तुरंत एडम की तरफ लपकी और उसे गले लगाना चाहती थी, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे खड़ा रहा और खामोश रहा। ग्रुप के लीडर ने लड़की के कंधों पर हाथ रखा, जो स्माइल के साथ बड़ी ऑनेस्टी से उसकी आंखों में देख रही थी। बर्ट्राम ने तुरंत अपने साथियों से पूछा कि क्या केव में भटकते वक्त उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैक थेन ने ऑकवर्ड होकर अपना सर खुजलाया और एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की ताकि कुछ बोल सके, हालांकि वो इसमें ढंग से कामयाब नहीं हो पा रहा था। कैरोलिन ने बीच में बोलते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला, जो एक तरह से हैरान करने वाली बात थी। उसने प्रोटैगनिस्ट को एक निराश नजर से देखा और कहा कि वो बस बहुत देर से चल रहे थे और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। जेक ने बस एक स्मर्क दी और जमीन की तरफ देखने लगा, खामोश रहा और अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। कैरोलिन ने सजेशन दिया कि सोने के लिए कोई दूसरी केव ढूंढते हैं जो इससे ज्यादा कोजी हो, और एडम पहले तो खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा। इसी बीच जीन एक जगह जम गई और कांपने लगी, क्योंकि उसने कुछ इतना गंदा और डरावना देखा कि वो बेहोश होते होते बची। पता चला कि उसने दीवार पर एक जहरीला हरा स्पाइडर देखा था और तुरंत अपने स्टाफ से उसे मार दिया, क्योंकि वो स्पाइडर से बहुत डरती थी। जीन अपने इस बिहेवियर से बहुत एम्बैरेस थी
और उसने अपने साथियों से माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसने बस एक स्पाइडर देखा था। कैस्पर ने स्पाइडर को जाने दिया और कहा कि उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे लड़की दंग रह गई। यंग मैन ने स्पाइडर को अपनी हथेली पर रखा और जीन से कहा कि इस क्यूट बंदे को देखो, जो उनके प्रति अग्रेसिव नहीं है। वो आगे बढ़ा और बोला कि वो स्पाइडर को दूर छोड़ आएगा, ताकि जीन उसे अचानक मार न दे। वो हरा स्पाइडर सीधा कैस्पर की आंखों में देख रहा था, जो उसे एक तरफ ले गया और छोड़ने ही वाला था, ताकि उसे कोई खतरा ना हो। उस बंदे ने स्पाइडर को छोड़ दिया, जो इस सब के बाद बहुत डरा हुआ था, और तुरंत तेजी से भागने लगा, ताकि फिर से इंसानों के हाथ न लग जाए। कैस्पर ने फिर आसपास देखा और नोटिस किया कि वहां बहुत सारे स्पाइडर्स थे, और ये देखकर वो टेंस हो गया। एक टेंस जैक ने अंदाजा लगाया कि पास में ही कोई स्पाइडर का नेस्ट या ऐसा कुछ है, क्योंकि इतने सारे स्पाइडर्स यहाँ बिना वजह नहीं हो सकते। उसने कहा कि उन्हें जल्दी करनी होगी, और कैस्पर ने उनसे कहा कि चिंता मत करो, ज्यादातर स्पाइडर्स इंसानों के लिए डेंजरस नहीं होते। पर उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि एक जहरीला केव स्पाइडर वेब के सहारे उसके कान तक पहुंच गया था अटैक करने के लिए। एडम ने उस अटैक की कोशिश देख ली थी। वो अपने साथी के लिए बहुत वरीड था और तुरंत उस स्पाइडर को हटाने के लिए लपका, पर उस गंदे केव स्पाइडर ने तब तक कैस्पर की गर्दन में घुसना शुरू कर दिया था, जिसे उस वक्त कुछ शक भी नहीं हुआ। जैक थेन ने काम रहने की कोशिश की और तुरंत अपने बो की तरफ हाथ बढ़ाया, ताकि जितना जल्दी हो सके स्पाइडर को शूट कर सके। बहुत सारे स्पाइडर्स ने टीम को घेरना शुरू कर दिया, और मेंबर्स ने काम रहकर और फाइटिंग स्पिरिट के साथ बैटल की तैयारी की। टीम मेंबर्स एक सर्कल में खड़े हो गए ताकि सेफली लड़ सकें, और जीन ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कैस्पर ने आंखों में आंसू और कांपती हुई आवाज में कहा कि वो हिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आखिरकार उस जहरीले स्पाइडर ने उसे काट लिया था। बहुत सारे जहरीले स्पाइडर्स धीरे धीरे टीम मेंबर्स के पास आने लगे, जिससे सब नर्वस हो गए। वो डरावनी सरसराहट और भी ईरी थी, और जैक थेन को रियलाइज हुआ कि ये आवाजें उन अजीब छोटे स्पाइडर से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। प्रोटैगोनिस्ट के अंदाजे ने धोखा नहीं दिया, और जल्द ही एक बहुत बड़ा स्पाइडर जिसका शरीर पीले रंग का था, अंधेरे से बाहर कूदा। उसके जबड़ों के बिल्कुल सामने पैरालाइज्ड कैस्पर था, जो जहर की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था, और वो स्पाइडर पास और पास आता जा रहा था। वो यंग मैन अब और कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो पैनिक कर रहा था, चिल्ला रहा था और अपने साथियों को मदद के लिए पुकार रहा था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हेल्प कैसे करें। उसी सेकंड प्रोटैगनिस्ट ने एक तेज एरो उस बड़े स्पाइडर वेब की तरफ छोड़ा, क्योंकि वही एक चीज थी जो वो कर सकता था। वो शॉट बहुत एक्यूरेट साबित हुआ और सीधा उस गंदे क्रिएचर के मुंह में लगा, जिससे वो गुस्सा हो गया। एडम ने मौका देखा और उस जम चुके कैस्पर के पास भागा, उसका हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींचा। लीडर ने फिर उसे कामयाबी से अपनी पीठ पर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर इनक्रेडिबल स्पीड से वहां से भागने लगा। इस बीच जैक थेन ने अपने बो से उस बड़े स्पाइडर पर एरोज छोड़ना जारी रखा। भले ही उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका निशाना सही लग रहा था। कैस्पर को सही सलामत एक तरफ ले जाया गया और बटराम ने उसे पकड़ा, जबकि एडम स्पाइडर की हरकत देखकर एनालाइज कर रहा था। तभी प्रोटैगनिस्ट के बो से एक और एरो निकला, जो अपने साथियों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बार एरो उतना उड़ा नहीं और उस गंदे स्पाइडर के पैर के पास जा गिरा, जिससे वो और भी भड़क गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ये मॉन्स्टर एक लेवल 13 का मैमथ स्पाइडर है, जो काफी खतरनाक है। जैक थेन उस मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि इसके उल्टा उसे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो बैटल्स के लिए बेताब था। इधर बर्ट्राम और कैस्पर एक तरफ भागे ताकि स्पाइडर के अटैक से बच सकें और वहां से जिंदा निकल सकें। कैरोलिन ने भी मौका देखा और जीन को संभाला, जो तेज नहीं भाग सकती थी और उसे मदद की जरूरत थी। एडम भी तेज स्पीड से भागने लगा, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो इस स्पाइडर को हरा नहीं सकते और ये सिर्फ टीम को खतरे में डाल रहा है। बर्ट्राम जैक पर चिल्लाया कि उन्हें अभी निकलना होगा, वरना उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। एडम ने भी मेन कैरेक्टर को आवाज दी कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो, पर वो अभी भी वहीं खड़ा रहा। वो मौत से बिल्कुल नहीं डरता था और उसने बो की डोरी खींची। उसका इरादा खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का था और वो निकलने का सोच भी नहीं रहा था। फिर जैक ने अपनी होल्स्टर से एक तेज तलवार निकाली और एडम से माफी मांगी। उसे पूरा यकीन था कि वो स्पाइडर से लड़ना जारी रखेगा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो ऐसा कीमती मौका नहीं छोड़ेंगे और खुद को उस मैमथ स्पाइडर की तरफ झोंक दिया। उस वक्त उसका पहला टारगेट स्पाइडर का पैर था, जिसे उसने घुमाया, और ये उसके लिए एक एडवांटेज साबित हुआ। जैक थेन पूरे कॉन्फिडेंस और दमखम के साथ आगे बढ़ा और स्पाइडर पर लगातार कामयाब अटैक्स किए, जिससे वो सीरियसली जख्मी हो गया। आखिरकार वो लपककर सीधा स्पाइडर के पास पहुंचा और अपनी तेज ब्लेड उसके पेट में घुसा दी, जहां से तुरंत खून का एक फव्वारा निकल पड़ा। कैरोलिन बाकी सब पर चिल्लाई कि वो लोग ऐसे नहीं, जैक को रुकना ही होगा, क्योंकि वो सब मर जाएंगे और उन्हें जितना जल्दी हो सके वहां से भागना चाहिए। एडम को रियलाइज हुआ कि वो अपने दोस्त को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता, और उसने चिल्लाकर कहा कि वो इस मनहूस गुफा में किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट मैमथ स्पाइडर के एक भारी वार का शिकार हो गया, जिसने उसके चेहरे पर अपने लंबे पैर से स्ट्राइक किया था। उस वार की ताकत इतनी थी कि जैक एक तरफ जा गिरा और कुछ मीटर पीछे फिसल गया। उसके चश्मे तो लगभग टूट ही गए थे।
स्पाइडर के उस पावरफुल ब्लो की वजह से गुफा में पत्थर गिरने लगे, जिससे यंग मैन थोड़ा नर्वस हो गया क्योंकि स्वॉम्ड होने का खतरा था। उसके पास और भी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और उसे समझ आ गया कि यहां से तुरंत निकलना होगा। एडम ने आसपास देखा और रियलाइज किया कि वो इस गुफा में अपने दोस्त को खोने की कगार पर है और कुछ तो करना ही होगा। जैक थिन जमीन से उठने लगा और बोला कि स्पाइडर की किक तो काफी सॉलिड थी, पर वो हार मानने वाला बिल्कुल नहीं है। उस पल हीरो ने अपने अंदर कुछ हलचल महसूस की और वो फीलिंग आधी अजीब पर थोड़ी प्लीजेंट थी। उसे पुराना नोटिफिकेशन याद आया जिसमें लिखा था कि ब्लड लाइन अवेकन हो गई है, और हीरो को समझ आ गया कि ये वही इंस्टिंक्ट है। जेक अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए पूरा फोकस अपनी सेंसेशंस पर किया, ये मानते हुए कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। फिर उस यंग मैन ने क्विवर तरकश से एक एरो निकाली। वो स्पाइडर पर एक और शॉट लेने ही वाला था। गुस्सेल स्पाइडर उस पर अटैक करने वाला था ताकि वो शॉट न ले सके, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैक की प्रिमिटिव हंटर एंसेस्ट्री अपना असर दिखा रही थी और उसकी आंखें गुस्से से भर गईं, और अब वो स्पाइडर के चिथड़े उड़ाने के लिए रेडी था। लेकिन इस बीच गुफा की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और हीरो को उस हाफलिंग मॉन्स्टर का काम तमाम जल्द से जल्द करना था। गुस्से से लाल आंखों के साथ वो स्पाइडर पर झपट पड़ा, खुद से ये कहते हुए कि वो ये जगह तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक शुरू किया हुआ काम खत्म न कर दे। जेक ने इस बात से इनकार नहीं किया कि शायद वो थोड़ा ज्यादा सेल्फिश हो रहा था, पर फिर भी वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा था। उसने कैरोलिन की वो बात सोची कि उन्हें पुरानी लाइफ कितनी पसंद थी, और खुद से कहा कि वो पिछली जिंदगी उसके लिए बनी ही नहीं थी। लड़की ने उससे कहा था कि वो लोग बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रोटैगोनिस्ट के लिए सिर्फ स्ट्रांग बनना ही सब कुछ था। गुफा तेजी से कोलैप्स हो रही थी और जेक ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्ट्रांग बनकर रहेगा। एक एक्साइटेड एडम पसीने पसीने हो रहा था और चिल्ला रहा था कि गुफा गिर रही है और उनके पास स्पाइडर से लड़ने का टाइम नहीं है। ऐसा करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि जैक उसकी सुन ही नहीं रहा है और वो उनके साथ नहीं जा रहा, और हीरो खुद उस स्पाइडर को गुस्से और नफरत से देख रहा था। उसने अपनी ब्लेड और एरो अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाना शुरू किया, कामयाब अटैक्स की सीरीज लॉन्च की और धीरे धीरे अपने ओपोनेंट को थका दिया। स्पाइडर में अभी भी रेसिस्ट करने की ताकत थी और उसने लेफ्ट साइड से अटैक करने की कोशिश की, जिसे यंग मैन ने सक्सेसफुली डॉस कर लिया। जैक ने स्पाइडर के हर अटैक को डॉस किया और पलटकर वार करने की कोशिश की, जो उसने काफी अच्छे से किया। एक ही मिनट में स्पाइडर उसके पीछे पहुंच गया और अपने ओपोनेंट पर धीरे से अटैक करने की कोशिश की, पर जैक उसकी हर मूव पहले से कैलकुलेट कर रहा था। प्रोटैगोनिस्ट सोचने लगा कि डॉस करे या अटैक को पैरी करे, जो उस वक्त डिसाइड करना बहुत जरूरी था। फिर भी उसने फैसला किया कि वो स्ट्राइक करेगा, जिसके बाद उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और तैयार हो गया। जैक उस वक्त पूरी तरह फोकस्ड था, क्योंकि उसे पता था कि इस सिचुएशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अचानक एक इंसानी हाथ उसकी तरफ बढ़ा, जो तुरंत जख्मी हो गया और उसमें से खून निकलने लगा। प्रोटैगोनिस्ट चौकन्ना हो गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने अपना ध्यान उस खून बहते हुए इंसानी हाथ की तरफ किया। एरोज का एक मोटा क्विवर उसकी व्यू ब्लॉक कर रहा था और उसे समझ नहीं आया कि उसे कौन टच कर रहा है, पर वो काफी वारी था। जैक फिक्र में पड़ गया क्योंकि उसने अपने पीछे एडम को देखा, जिसका हाथ जख्मी था और वो अपने दोस्त को छोड़ने वाला नहीं था। एडम ने यंग मैन से कहा कि वो सिर्फ लड़ने के लिए अपनी जान न दे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था और उसकी कीमती जान बचाना कहीं ज्यादा जरूरी था। प्रोटैगोनिस्ट ने हैरानी से अपने उस साथी को देखा जिसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था और अपनी जान रिस्क में डालकर उसके पास भागा आया था। फिर उसका ध्यान गुफा में गिरते हुए एक और पत्थर पर गया और उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी भी बड़े खतरे में है। एडम ने एकदम से जैक को पकड़ा और साइड में भागा, क्योंकि वरना वो दोनों हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाते। मैमथ स्पाइडर एक जगह जम गया और अपने ओपोनेंट को भागते हुए देखता रहा, जबकि गुफा और भी तेजी से कोलैप्स हो रही थी। एक फिक्रमंद जीन बहुत पैनिक कर रही थी और सोच रही थी कि एडम और जैक कहाँ हैं, जबकि कैरोलिन उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। गुफा पूरी तरह गिर गई, पर खुशकिस्मती से एडम और जैक जिंदा बच निकले, भले ही वो मौत के बिल्कुल करीब थे। कैरोलिन का ध्यान तुरंत एडम के खून से सने हाथ पर गया और उसने फौरन उसे पकड़ लिया ताकि जितना जल्दी हो सके मदद कर सके। एक परेशान जैक ने कहा कि उसने गलती से उस पर अटैक कर दिया था। उसने सोचा कि वो स्पाइडर है और इंस्टिंक्टिवली अपना बचाव करने लगा। लड़की ने पूछा कि वो उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश ही क्यों कर रहा था, पर एडम ने उसे शांत रहने को बोला और कहा कि सब ठीक है। बर्ट्राम ने कहा कि अब बहुत हो गया और बोला कि लापरवाही एक बात है, पर अपने ही टीममेट पर हमला करना दूसरी बात। प्रोटैगोनिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या कहे, और उस यंग मैन ने ऐड किया कि वो इस सब को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एडम ने कहा कि ये तो बस एक खरोंच है, और कैरोलिन से पूछा कि क्या वो इसे ठीक कर देगी, और लड़की ने कहा कि वो कर देगी, पर एक लेकिन था। बर्ट्राम चिल्लाया कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो टीम काम नहीं कर पाएगी, और जेक अब पागलपन की हद पार कर रहा है। जेक को रियलाइज हुआ कि उनकी नजरों में वो क्या है, और उसे फिर से याद आया कि कैसे पहले कैरोलिन ने कहा था कि उन्होंने किलर्स बनने के लिए नहीं कहा था। फिर एडम ने बर्ट्राम से कहा कि वो एक दोस्त के तौर पर बोल रहा है और वक्त के साथ ये सिचुएशन सिर्फ बिगड़ती जाएगी।
प्रोटैगनिस्ट ने बीच में कोई दखल नहीं दिया और खामोशी से सुनता रहा, ये रियलाइज करते हुए कि शायद वो लोग सही हैं और वो टीम पर सिर्फ एक बोझ है। फिर भी उसे रियलाइज हुआ कि असलियत में तो वो लोग उस पर बोझ हैं, क्योंकि जीन की चिंता ने बैटल के दौरान उसका ध्यान भटकाया था और दुश्मन को ब्लाइंड स्पॉट मिलने दिया था। यंग मैन को ये भी याद आया कि कैरोलिन को बचाने की वजह से ही वो गुफा में फंस गया था, जिसे वो अपने ऊपर एक बोझ की तरह देख रहा था। जेक ने अपनी लॉजिक पूरी करते हुए सोचा कि अगर एडम ने उसे रोका न होता तो वो मैमथ स्पाइडर को मार चुका होता। पास की झाड़ियों से एक अजीब सी सरसराहट आई जिसने तुरंत प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचा। ये साफ नहीं था कि झाड़ियों में कौन हो सकता है, इसलिए जैक उस वक्त फुल अलर्ट मोड पर था। हीरो ने तुरंत अपनी एरो निकाली और पूछा कि झाड़ियों में कौन छुपा है। वो बहुत गुस्से में और टेंस था। एक दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी तलवार के साथ झाड़ियों से बाहर आया, जिसने अपना नाम रिचर्ड बताया और वो देखने में फ्रेंडली लग रहा था। उस बड़े आदमी ने प्रोटैगनिस्ट को देखकर स्माइल किया और कहा कि उन्होंने आवाजें सुनी थीं और ये देखने आए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। रिचर्ड ने कहा कि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे और जैक थेन ने अपना बो नीचे किया और अपने बगल में खड़े एडम की तरफ देखा। एडम ने अपना इंट्रो दिया और कहा कि दूसरे लोगों से मिलकर अच्छा लगा, फिर ऐड किया कि उन्हें भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिचर्ड के साथ उसकी टीम भी खड़ी थी, जिनके मेंबर्स काफी डिग्निफाइड और देखने में बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। रिचर्ड ने बताया कि उनका और बाकी दो ग्रुप्स काफी हद तक एडम के ग्रुप जैसे ही हैं, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर काम करने का डिसाइड किया है। उसने ऐड किया कि वो हर उस बंदे को इनवाइट करते हैं जो उन्हें मिलता है और उन्हें खुशी होगी अगर एडम की टीम उन्हें ज्वाइन करे। सुनहरे बालों वाला नीली आंखों का यंग मैन जैक थेन को देखकर स्माइल कर रहा था, जो उसे बहुत नापसंदगी और चिढ़ के साथ देख रहा था। रिचर्ड ने कहा कि वो समझता है अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, पर टीम वर्क उनकी शेयर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो इस बारे में सोचना चाहिए। एडम के पीछे खड़ी कैरोलिन ने उसके जख्मी और पट्टी बंधे हाथ को स्माइल के साथ थामा हुआ था। उसे भरोसा था कि एडम सही फैसला लेगा। उस बड़े आदमी का ध्यान उसकी तरफ गया और उसने हैरानी से पूछा कि क्या वो कोई हीलर है। प्रोटैगनिस्ट ने सिचुएशन को एनालाइज किया और तुरंत उसे रियलाइज हुआ कि रिचर्ड को कैरोलिन की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो एक मेडिक के तौर पर बहुत यूजफुल है। उसे कैरोलिन की वो बात याद आई कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ किससे मिलेगी, पर वो जानती थी कि अगर वो हील कर सकी तो वो प्रोटेक्शन के लायक बन जाएगी। रिचर्ड ने बताया कि उनके ग्रुप की हीलर यहाँ आने के थोड़े वक्त बाद ही मर गई थी और उनके पोशंस खत्म हो रहे थे। उस बड़े आदमी ने सीधी बात करने का सोचा और कहा, मुझे तुम सबकी जरूरत है, पर जो ज्वाइन करना चाहते हैं हम उन्हें ले सकते हैं। फिर उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बोला कि अगर उनकी एक हीलर भी उनके पास आ जाए तो उसके लिए वो काफी होगा। जैक थेन खामोशी से और थोड़ा नर्वस होकर उसे सुनता रहा। उसे रियलाइज हुआ कि रिचर्ड की असलियत अब धीरे धीरे बाहर आ रही है और जल्द ही पूरी तरह दिख जाएगी। एडम ने अपने पीछे खड़ी कैरोलिन को कवर किया और सोचने लगा कि क्या होगा अगर उसने उनके ग्रुप में जाने से मना कर दिया। रिचर्ड हंसा और बोला कि वो डिप्लोमैटिक बन रहा है और ये सब शांति से सुलझाना चाहता है ताकि सब खुश रहें। पर फिर वो एक डरावनी स्माइल ग्रीन के साथ बोला कि उसे ये सब डिप्लोमेसी से करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई रेसिस्टेंस ना दिखाए। उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि चाहे जो भी हो वो कैरोलिन को लेकर ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें हीलर की जरूरत है, जिससे साफ लग रहा था कि लड़ाई होने वाली है। इस बीच जैक को पसीना आ रहा था और वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द कोई प्लान बना सके और वो कैरोलिन को ना ले जा सके। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी तिरछी नजर से बाकी टीम को देखा और रियलाइज किया कि वो सब अभी भी थके हुए हैं। उसे समझ आया कि सिर्फ उसमें ही लड़ने की ताकत बची है और वो सोचने लगा कि क्या वो रिचर्ड को सरप्राइज अटैक से ढेर कर सकता है। यंग मैन ये भी सोच रहा था कि उसे कितने शॉट्स की जरूरत पड़ेगी और उसके ग्रुप का क्या होगा। रिचर्ड ने कैरोलिन से कहा कि वो उसके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। उसने ईमानदारी से कहा कि उन्हें उसकी बहुत जरूरत है। जैक अपने नाखून चबाने लगा और रियलाइज किया कि दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और उनका बच निकलना मुश्किल है। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। एक पॉइंट पर एडम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। हीरो का पूरा ध्यान अब एडम पर था। एडम ने सजेस्ट किया कि उन्हें रिचर्ड की टीम के साथ चले जाना चाहिए, पर बर्ट्राम ने कहा कि उसे उस बंदे की नजरें ठीक नहीं लग रहीं। कैस्पर बोला कि शायद वो इतने बुरे ना हों और पूछा कि जरा सोचो उनका क्या हाल होगा अगर वो बिना किसी हिटर के वहां से निकलने की कोशिश करें। ग्रुप के लीडर ने इस मामले में कैरोलिन की राय लेने का सोचा और लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती। जैक फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि उसे टीम मेंबर्स की बातों से समझ आ गया कि उन्होंने सीरियसली रिचर्ड की साइड जाने का मन बना लिया है। कैरोलिन ने एडम के सीने को टच किया और स्माइल के साथ कहा कि उसे उस पर ट्रस्ट है, जिससे एडम ने भी उसे देखकर स्माइल किया। ग्रुप के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस सूरत में वो खून खराबा अवॉइड करने के लिए रिचर्ड की टीम ज्वाइन करेंगे। प्रोटैगनिस्ट वहीं जम गया और सजेस्ट किया कि शायद ये बेहतर ही है, क्योंकि अब वो लोग संख्या में ज्यादा होंगे। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से रिचर्ड के पास गया और पूछा कि उसका लेवल अभी क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। उस बड़े आदमी ने जवाब दिया कि वो लेवल 9 है और उनके ग्रुप में कुछ और लोग हैं जो लेवल 7 और उससे ऊपर हैं। उसके बाद उसने जैक से पूछा कि वो अपने बारे में क्या कह सकता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग थी।
कैरेक्टर ने एक्टिंग करते हुए कहा कि वो थोड़ा निराश है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रिचर्ड और ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। उस पॉइंट पर जैक ने अपने ओपोनेंट को बहुत रूड जवाब दिया, जिससे बाकी टीममेट्स दुश्मन बन गए। आसपास सब शॉक रह गए और एडम ने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि वो ये क्या कर रहा है, पर उस यंग मैन के चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था। रिचर्ड ने गुस्से में अपने दांत पीसे क्योंकि सबके सामने उसकी इंसल्ट हुई थी और उसने कहा कि उसे लगा था वो एग्रीमेंट के करीब हैं, पर वो गलत था। जैक ने उसे सीरियसली नहीं लिया और कहा कि उसके साथी उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं, पर वो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। हीरो ने एक चीज क्लियर करने को कहा और बोला कि वो अपने साथियों को रिचर्ड के भरोसे छोड़ देगा और उसे उनका ख्याल रखना होगा, वरना वो मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने उस बड़े आदमी रिचर्ड की तरफ एक प्रोवोकेटिव स्माइल दी और पूछा कि क्या उसे लगता है कि इस सिचुएशन में वो कोई शिकारी है। इन बातों के बाद उसने अपनी होल्स्टर से एक तेज ब्लेड निकाली और रिचर्ड की आंखों में देखता रहा। अगले ही पल उसकी ब्लेड की नोक उस बड़े आदमी की दाढ़ी के बिल्कुल पास थी और जैक सोचने लगा कि उसके आर्चर्स कितने फास्ट होंगे। उसने सोचा कि क्या वो उसकी तलवार से ज्यादा फास्ट होंगे जो रिचर्ड का सर कलम कर सकती है। इस बीच आर्चर ने तीर छोड़ने की तैयारी की। रिचर्ड जैक से बहुत गुस्सा था, पर फिर भी उसने खुद को रोका, जिसके बाद हीरो वहां से निकलने लगा और कहा कि वो उस पर नजर रखेगा। जैक को रियलाइज हुआ कि रिचर्ड के हिसाब से कैरोलिन शायद सेफ रहेगी क्योंकि उन्हें सच में उसकी जरूरत एक हीलर के तौर पर है। उसे ये भी समझ आ गया कि अगर वो कैरोलिन को खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम एडम को भी साथ में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस खतरे को देखते हुए रिचर्ड को दूसरों से निपटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और जैक खुद नहीं चाहता था कि वो लोग खतरे में पड़ें। उसे उम्मीद थी कि ये प्लान काम करेगा और उसके साथी ठीक रहेंगे क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक बोझ थे। एडम ने दूर जाते हुए जैक की तरफ देखा और उसे रुकने का इशारा किया क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाहता था। एक हैरान कैस्पर ने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि अभी ये सब क्या था, क्योंकि किसी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने जिगरी दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो सच में जा रहा है और आगे का सफर अकेले तय करेगा। जेक ने शर्माते हुए अपना सर खुजलाया और कहा हाँ, क्योंकि उसे लगा कि इस ट्रेनिंग के लिए उसके गोल्स कुछ और हैं। उसने कैस्पर और एडम के कंधों पर हाथ रखा और कहा कि उनके लिए यही बेहतर होगा क्योंकि रिचर्ड के लोगों के साथ उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर उस यंग मैन ने आखिरी बार स्माइल किया और कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी दिन उनसे मिलने जरूर आएगा। एडम ने फिर से उसे थोड़ा और रुकने को कहा क्योंकि वो अपने दोस्त को आखिरी बार कुछ देना चाहता था क्योंकि वो अब काफी वक्त तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ग्रुप के लीडर ने मेडिकल पाउच खोला ताकि उस यंग मैन को रास्ते के लिए कुछ दे सके क्योंकि वो अब अकेला होने वाला था। उसने 6 बॉटल्स वाली एक छोटी दवा की डिब्बी आगे बढ़ाई और जेक से सावधान रहने को कहा क्योंकि वो उसकी परवाह करता था। प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया और अपने साथियों को थैंक यू बोला, ये रियलाइज करते हुए कि वो लोग उसकी केयर करते हैं। जेक ने एडम को हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया कहा और एडम बस खामोशी से उसे देखकर मुस्कुराया और उसके लिए दुआ की। उसके बाद यंग मैन मुड़ा और खामोशी से जंगल की गहराइयों में जाने लगा और उसके साथी बस उसे देखते रहे पर रोका नहीं। रिचर्ड की टीम का वो नीली आंखों वाला लड़का भी खामोशी से प्रोटैगनिस्ट को जाते हुए देखता रहा। वो थोड़ा हैरान था। फिर उसने रिचर्ड की तरफ देखा जो अपने बिल्कुल बगल में खड़े साथी को कुछ कमांड दे रहा था। उस बड़े आदमी ने आर्चर और उसके ग्रुप से कहा कि वो जानता है कि क्या करना है और उसे इस काम में उससे बड़ी उम्मीदें हैं। वो आर्चर जिसे रिचर्ड से असाइनमेंट मिला था खामोशी से मुस्कुराया और दूर जाते हुए जेक को देखने लगा। जल्द ही वो बाकी टीम के साथ आगे बढ़ा और सोचने लगा कि ये कितना बड़ा वक्त का बर्बादी है। उस थके हुए आदमी ने कहा कि चीजें अलग होती अगर वो उस हिटमैन की चापलूसी ना कर रहे होते और सिचुएशन को विजुअलाइज करने लगा। आर्चर ने कहा कि जब जेक जा रहा था तभी वो उसकी पीठ पर तीर मार देता और उन्हें उसे ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। उसके साथी ने हंसकर कहा कि हीरो शायद लेवल 5 तक भी नहीं पहुंचा होगा, पर आर्चर ने कहा कि उसे खत्म कर दो। पर अचानक एक अनजान डायरेक्शन से उनकी तरफ एरोज आने लगे जिसने उन्हें हैरान कर दिया। 2 एरोज सीधा उस साथी आर्चर की आंखों में लगे जो ये सब देखकर दंग रह गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आर्चर घबरा गया और तेजी से इधर उधर सर घुमाकर देखने लगा कि एरोज कहां से आ रहे हैं और कौन चला रहा है। उसी पल एक और एरो उनके ग्रुप की तरफ आया, पर अभी भी किसी के पास ये देखने का वक्त नहीं था कि वो आ कहां से रहा है। वो तीर सीधा गले में जा लगा। वो ग्रुप मेंबर्स में से एक के गले में जा लगा जिससे आसपास के सभी लोग दहल गए और वो आदमी सांस लेने के लिए तड़पने लगा। घबराए हुए आर्चर ने बाकी बचे हुए मेंबर्स को तुरंत बिखरने का ऑर्डर दिया, इससे पहले कि कोई भटकती हुई एरो उन्हें भी चीर दे। क्लियरिंग में 2 क्रू मेंबर्स की लाशें पड़ी थीं जिन्हें उन्होंने रेस्क्यू के लिए वहीं छोड़ दिया था और थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे से झांकना शुरू किया। आर्चर ने कूल रहने की कोशिश की और उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी जिससे उसे समझ आ गया कि दुश्मन वहीं छुपा है। वो खुद चेक नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक सबॉर्डिनेट को तुरंत झाड़ियों की तरफ भेजा और उसने वैसा ही किया। वो आदमी बड़े डर और घबराहट के साथ झाड़ियों के पास गया और धीरे धीरे उन्हें हटाने लगा। एक्साइटमेंट से वो थोड़ा कांप रहा था। धीरे धीरे और खामोशी से झाड़ियों की टहनियां अलग हुईं और ग्रुप मेंबर ने आसपास देखा।
वो जो कुछ देख चुका था उसके बाद खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर एक ही पल में उसने अपने पीछे अजीब आवाजें सुनी और टेंस हो गया। उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक ब्लेड वाला असैसिन उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। जेक की तेज ब्लेड चांद की रोशनी में चमकी और वो अपने विक्टिम को बड़ी डरावनी नजर से घूरने लगा। उसके मन में जरा भी रहम नहीं था। उसी वक्त उसने उस कंफ्यूज्ड आदमी के गले पर तेज ब्लेड रखी और बिना वक्त बर्बाद किए उसका काम तमाम कर दिया। रिचर्ड की टीम के एक आर्चर ने चिल्लाकर कहा कि उसने उस असैसिन को ढूंढ लिया है और तुरंत उस पर एरो चला दी। एरो सही निशाने पर बैठी और जेक की राइट साइड में जा लगी, जिसने दर्द में अपने दांत पीसे पर वो अपने पैरों पर खड़ा रहा। उसने तुरंत अपनी वेस्टबैंड से एरो खींची और उसकी खून से लथपथ नोक को हैरानी से देखा। ओपोनेंट की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब जेक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो उसे देखकर एक डरावनी स्माइल देने लगा। आर्चर उसकी आंखों में वो लुक देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उसने पैनिक ना करने की कोशिश की और प्रोटैगनिस्ट ने उसकी तरफ 2 एरोज फायर कर दिए। दुश्मन ने सही वक्त पर रिएक्ट किया और दोनों हाथों से अपना सर ढककर एक तरफ कूद गया ताकि एक पेड़ के पीछे छुप सके। उसका प्लान काम कर गया और दोनों एरोज सीधा पेड़ के मोटे तने में जा घुसे, जबकि वो सही सलामत बच गया। आर्चर के इस बिहेवियर ने प्रोटैगनिस्ट की आंखों में और गुस्सा भर दिया और वो उस पर अटैक करने के तरीके सोचने लगा। रिचर्ड की टीम का वो आर्चर पेड़ के पीछे से बड़ी सावधानी से झांक रहा था, इस उम्मीद में कि जेक उसके माथे के बीचों बीच तीर न मार दे। जेक ने ध्यान से आसपास देखा और अपने क्विवर से एक और एरो निकाली और बो की डोरी खींचनी शुरू की। वो थका हुआ ओपोनेंट तैयार था और इधर उधर देख रहा था, ये सोचते हुए कि कहीं हीरो का निशाना चूक तो नहीं गया। अचानक प्रोटैगनिस्ट की एरो ने एक टहनी तोड़ दी और आर्चर पैनिक कर गया क्योंकि वो सीधा उसकी तरफ आ रही थी। उसने अपनी एक आंख भींच ली और पेड़ की टहनी को हटाने के लिए हाथ आगे किया। वो हर तरह के नतीजे के लिए तैयार था। आर्चर अब और भी चौकन्ना हो गया था, ये सोचते हुए कि शेलिंग रुकने के बाद जेक आखिर गया कहाँ। पर कुछ सेकंड्स के लिए उसने अपनी गार्ड नीचे की और प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे पहुंच गया, अपनी ब्लेड घुमाते हुए। उसी मिनट वो ब्लेड उस कंफ्यूज्ड आर्चर की पीठ में घुसा दी गई, जिसने अपने ओपोनेंट से ऐसी फाइटिंग क्वालिटीज की उम्मीद नहीं की थी। जेक ने अपने शरीर का पूरा वजन दुश्मन पर डाल दिया और चाकू पूरा अंदर तक उतार दिया। आर्चर ने अपनी आखिरी सांसें ली और समझ गया कि ये उसका अंत है। फिर उस खून के प्यासे प्रोटैगनिस्ट ने डरावनी तरह से मुस्कुराते हुए मंबल किया कि उसे पास ही में एक और ओपोनेंट सुनाई दे रहा है। आर्चर की टीम का वो कंफ्यूज्ड लड़का अपने सामने तलवार निकालकर खड़ा हो गया और उससे दूर रहने को कहा, पर हीरो ने बस एक स्मर्क दी, बहुत ही डरावनी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई शिकार हो और उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, जो उसके लुक को और भी खौफनाक बना रही थीं। इस बीच रिचर्ड बाकी सबके साथ चल रहा था और उसने एडम और उसकी टीम से जेक के बारे में और डिटेल्स पूछी। एडम ने स्माइल के साथ कहा कि बताने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब शुरू होने से पहले वो लोग बस को-वर्कर्स थे। रिचर्ड को लगा कि ये कोई पूरी बात नहीं है और बोला कि एडम बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा था जब जेक उन्हें छोड़कर जा रहा था। वो आदमी बताने लगा कि उस वक्त वो ऑफिस में एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और उसे जेक और अपनी साथ में एक फोटो याद आई। उसने उस बड़े आदमी रिचर्ड की तरफ मुड़कर कहा कि उसकी टीम के साथ फ्रेंडली रहना उसके लिए नेचुरल है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। रिचर्ड ने इसे एक रिस्पेक्टेबल ट्रेड बताया और उम्मीद जताई कि एडम उसे कोई खतरा नहीं समझता होगा, क्योंकि वो सब टेंस थे। वो आदमी उन्हें यकीन दिलाने लगा कि उसके कैंप में उनमें से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो सब साथ मिलकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक फैक्ट है। एडम ये सुनकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि वहां कोई कैंप भी है, क्योंकि उसे लगा था कि वो बस इस बड़े से जंगल में भटक रहे हैं। रिचर्ड मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसे लगा था वो बस यहाँ वहां भटक रहे हैं, और ऐड किया कि बिल्कुल उनका एक कैंप है। फिर उसने नए मेहमानों का अपने ग्रुप के बेस पर स्वागत किया, जो देखने में एक वेल इक्विप्ड मिलिट्री फील्ड बेस जैसा लग रहा था। ग्रुप के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां ज्यादा लोग तो नहीं हैं, पर फिर भी वो हर दिन बढ़ रहे हैं। एक खुश कैरोलिन ने कहा कि ये जगह अमेजिंग है, और बर्ट्राम ने भी स्माइल करते हुए इसे काफी अच्छा बताया। वो आसपास देखने लगे जहां उन्हें बेस पर लोग रहते हुए दिखे। उनमें से एक क्यूट सी लड़की उन्हें वेव कर रही थी। कैस्पर ने उस जगह को परफेक्ट कहा और एडम ने कैरोलिन से पूछा कि उसे ये कैसा लगा, तो उसने एक जवाब सोचने की कोशिश की। कैरोलिन ने थोड़ा ऑकवर्डली जवाब दिया कि भले ही ये जगह कोई 5 स्टार होटल नहीं है, पर फिर भी केव से तो बेहतर ही है। रिचर्ड ने स्माइल किया और कहा कि उसका एक बंदा उन्हें वो जगह दिखा देगा जहां वो सेटअप कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें। फिर उसने बड़ी ऑनेस्टी से एडम की आंखों में देखा और कहा कि वो इसे अपना ही घर समझे, क्योंकि इस बेस पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अचानक वहां कुछ तेज और बहुत जोर की आवाजें आईं, जिस पर एक आदमी ने दूसरों से पूछा कि क्या उन्हें वो सुनाई दे रहा है। रिचर्ड और एडम ने अपना ध्यान उस लड़के की तरफ किया जो बहुत तेजी से भागा आ रहा था, जैसे कोई उसी स्पीड से उसका पीछा कर रहा हो। ग्रुप कमांडर ने तुरंत रिएक्ट किया और गार्ड्स को बुलाया, ये रियलाइज करते हुए कि वो यंग मैन बिना वजह इतनी जल्दी में नहीं भागा आ रहा। ब्लू आंखों वाला मेज ने तुरंत अपना स्टाफ पकड़ा और उसे हाथ में घुमाया। वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ फाइट शुरू होने का वेट कर रहा था और हर चीज के लिए रेडी था।
एडम के गले में एक गोला सा बन गया और वो घबराहट में आसपास देखने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर होने क्या वाला है। गार्ड्स को रुकने के लिए कहा गया क्योंकि उनमें से एक आदमी ने रियलाइज किया कि उनका अपना ही बंदा बेस में भागा आ रहा है। उस डरे हुए और थके हारे लड़के ने अपना हाथ उठाया क्योंकि वो रिचर्ड से बात करना चाहता था और सिचुएशन रिपोर्ट करना चाहता था। वो थकान के मारे अपने घुटनों पर गिर गया और रिचर्ड ने पूछना शुरू किया कि निकोलस कहाँ है और उसकी यूनिट के साथ आखिर क्या हुआ। दर्द भरी आवाज में उस यंग मैन ने कहा कि निकोलस और बाकी स्क्वाड मर चुकी है और वो खुद मुश्किल से बचकर निकला है। एक दंग रिचर्ड को घबराहट में पसीना आने लगा और वो सोचने लगा कि क्या उस कमीने निकोलस ने उसे धोखा दिया है। उसने थके हुए लड़के की तरफ उंगली दिखाई और पूछा कि क्या निकोलस ने टीम के सारे मेंबर्स को मार दिया, पर उसने कहा कि वो आर्चर निकोलस भी मर चुका है। वो बड़ा आदमी अब गुस्से से पागल होने लगा और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है, क्योंकि वो आर्चर बहुत वैल्यूएबल और स्ट्रांग था। उस डरे हुए लड़के ने कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया कि जेक ने अचानक उन पर अटैक किया और उन्हें सरप्राइज कर दिया। एक भड़के हुए रिचर्ड ने उस लड़के से पूछा कि अगर आर्चर ने बाकी टीम को खत्म कर दिया तो वो खुद जिंदा कैसे बच गया। चेहरे पर पसीने के साथ लड़के ने बताया कि जेक ने रिचर्ड और बाकी सबको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने को कहा है। उसने कहा कि मेन कैरेक्टर ने उसे ये बताने को कहा कि निकोलस अच्छा लड़ा, जिससे रिचर्ड बहुत हैरान हुआ। उस लड़के ने यह भी ऐड किया कि जेक ने पहले जो कहा था वो उस बारे में सीरियस था, जिससे पास खड़े एडम को भी हैरानी हुई। एक गुस्सैल रिचर्ड ने उस डरे हुए लड़के को उसके कॉलर से पकड़ा और पूछा कि उस आर्चर ने और क्या कहा है। उसे सब कुछ उगलने का ऑर्डर दिया। लड़के ने बॉस की आंखों में देखा और कांपती हुई आवाज में कहा कि वो आर्चर पागल है और इसके लिए उसके पास ठोस दलील है। उसने कुछ पल पहले जो हुआ था उसे याद किया और कहा कि जेक को अपने ओपोनेंट्स का कत्लेआम करना पसंद है और उसकी नज़र पूरी तरह खून की प्यासी थी। डर के मारे वो यंग मैन चिल्लाया और पसीने पसीने होने लगा, ये कहते हुए कि मेन कैरेक्टर बस एक खौफनाक मॉन्स्टर है जिससे डर कर रहना चाहिए। इस बीच जेक जंगल में आगे बढ़ रहा था और उसने डिसाइड किया कि उसे अब एक सेफ जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि कल से वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। हीरो ने रियलाइज किया कि कम से कम अब उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशंस देखने का वक्त है और उसने वही किया। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने एक आर्चर और एक वॉरियर को मारा है, जिससे उसे टोटल लगभग 600 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट लेवल 7 पर पहुंच गया, जिसके लिए स्टैट पॉइंट्स और एक फ्री पॉइंट भी मिला। जैक थोड़ा हैरान हुआ और उसे समझ आया कि इतनी सारी बैटल्स के बाद उसका लेवल काफी बढ़ गया है। उसके पास स्पेयर पॉइंट्स थे और हीरो ने रियलाइज किया कि अगर ऐसी लड़ाइयां चलती रहीं तो स्टैमिना या विटैलिटी काम आ सकती है। कैरेक्टर ने इस बात पर गौर किया कि परसेप्शन पक्का उसकी ब्लड लाइन में ऐड हो रही होगी और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। आखिरकार उसने सोच समझकर डिसीजन लिया कि वो अपने पॉइंट्स परसेप्शन में डालेगा, क्योंकि हालात की यही मांग थी। जेक ने थोड़ी देर तक स्टेटस और कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ट को देखा और सारी इन्फॉर्मेशन से वाकिफ हुआ। जेक ने एनालाइज किया कि पहले क्या हुआ था और माना कि रिचर्ड की टीम वाले आर्चर ने उसकी लोअर बैक पर काफी अच्छा शॉट मारा था। उसने डिसाइड किया कि अब उसे और सावधान रहना होगा, क्योंकि कैरोलिन अब उसके साथ नहीं थी और भले ही एडम ने उसे कुछ पोशंस दिए थे, उसे वो बाद के लिए बचाकर रखने चाहिए। एक पॉइंट पर हीरो का ध्यान सिस्टम नोटिफिकेशंस ने भटकाया और उसने अपने चारों तरफ भूखे और खून के प्यासे भेड़ियों का एक झुंड देखा। हीरो पैनिक नहीं हुआ और बस एक स्मर्क दी, इसे लकी टाइमिंग बताया और रियलाइज किया कि इन जानवरों के साथ लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती। इस बीच कैरोलिन टेंट लगाने में बिजी थी, पर रिचर्ड की टीम के एक यंग मेज ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। उस नीली आंखों वाले मेज ने हीलर का नाम लिया, जिसने उसे हैरानी से देखा क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या चाहता है। कैरोलिन ने मेज से पूछा कि क्या ये सच है कि वो रिचर्ड के फाइटर्स में से एक है, और उस लड़के ने कहा कि वो बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा है। उसने कैरोलिन से माफी मांगी अगर उन्होंने उन्हें डराया हो, और उसे यकीन दिलाया कि वो उन बाकी पागल लोगों जैसा नहीं है। उस शरीफ और बहुत सिंसियर यंग मैन ने कैरोलिन को देखकर स्माइल किया और अपना इंट्रो विलियम के तौर पर दिया। उसका इरादा एक अच्छा रिश्ता बनाने का था। कैरोलिन ने उस किड को स्माइल के साथ देखा और नोटिस किया कि वो ग्रुप के बाकी लोगों से काफी छोटा लग रहा था। विलियम ने बताया कि इसी वजह से वो फिट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई भी एक 19 साल के लड़के को टीम में नहीं लेना चाहता था। यंग मैन ने बताना शुरू किया कि उसे थोड़ा इंटिमिडेटिंग दिखने के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, और उसने थोड़ा ऑकवर्डली अपनी उंगली उसके गाल पर फेरी। उसने कैरोलिन को यकीन दिलाने की कोशिश की वो एक सिंपल बंदा है जो बस सर्वाइव करना चाहता है। लड़की ने उस पर तरस खाया और उसे बेचारा कहा, क्योंकि वो बस 19 साल का एक लड़का था, पर उसे उसके खोटे इरादों का जरा भी शक नहीं था। इस बीच एक डरा हुआ सफेद बनी उन मरे हुए भेड़ियों के बीच से भागा जिन्हें जेक ने मारा था, और वो जो देख रहा था उससे दंग रह गया। उस छोटे खरगोश ने पत्तों का एक ढेर देखा और तेजी से उसे खोदने लगा, इस उम्मीद में कि कुछ खाने लायक मिल जाए। अचानक पत्तों के ढेर से एक इंसानी हाथ बाहर निकला, जिसने उस नन्हे जानवर को बहुत डरा दिया और वो तुरंत वहां से भाग गया। पता चला कि वो जेक था, जो एकदम से जमीन से उठा और सोचने लगा कि वो कितनी देर से बेहोश था। फिर उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और रियलाइज किया कि सुबह हो गई है
और अब बैटल्स की तलाश में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हीरो ने नोटिस किया कि उसकी हालत काफी खस्ता हो गई है, पर सजने संवरने का कोई फायदा नहीं था अगर उसे फिर से लड़ना ही है। खैर, जेक ने नजर घुमाई और खुद को याद दिलाया कि अब वो अकेला है और अब वक्त है वो काम करने का जो उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। फिर उसने जमीन पर पड़े एक मरे हुए खरगोश को उठाया जिसे तीर लगा था और जिसका वजन ज्यादा नहीं था। इसके बाद उसने एक उड़ती हुई स्वैलो को एक ही आर्चरी शॉट में ढेर कर दिया। जैक सिर्फ मैमल्स पर ही नहीं रुका और जल्द ही वो एक वाइल्ड बोर पर झपट पड़ा जो दर्द से चिल्लाते हुए। अगली लड़ाई में प्रोटैगोनिस्ट का सामना एक बहुत बड़े पुराने भेड़िए से हुआ जिसके सर पर उसने अपनी ब्लेड से एक जोरदार वार किया। अपनी सारी बैटल्स का निचोड़ निकालते हुए जेक ने खुद से कहा कि एक दिन में लेवल 10 तक पहुंच जाना बुरा नहीं था। उसके बाद उसने एक चमकती हुई रोशनी नोटिस की जो आगे एक पेड़ की तरफ दिख रही थी। हीरो को समझ नहीं आया कि वो रोशनी क्या थी और उसने अज्यूम किया कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, पर उसे खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। जेक ने पहले तो पेड़ को थोड़ा खटखटाया, पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि और कोई रास्ता नहीं है और उसने पेड़ के तना को पकड़ा ऊपर चढ़ने के लिए। वो थोड़ा ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा ताकि देख सके कि आखिर वो क्या चीज थी जो अपनी चमक से उसकी आंखें चौंधिया रही थीं। वो बड़ी सावधानी से टहनी के सहारे आगे बढ़ता रहा ताकि उस खोखली जगह के पास जाकर देख सके कि उसने क्या छुपा रखा है। अंदर उस यंग मैन को एक अट्रैक्टिव बॉक्स मिला जिसने उसका इंटरेस्ट जगा दिया और जेक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जेक ने वो येलो ग्रीन बॉक्स अपने हाथों में लिया जो रूबीज जैसे लाल पत्थरों से जड़ा हुआ था। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि ये एक रेयर मैजिक बॉक्स है जो सिस्टम ने बनाया है और इसमें एक रेयर और पावरफुल आइटम है। प्रोटैगोनिस्ट ने बॉक्स को ध्यान से देखना शुरू किया और रियलाइज किया कि ये असलियत में ऑर्डिनरी लूट ही थी। अंदर नवाइस ब्रिगेंड के लेदर रिस्टबैंड्स थे जो ऑर्डर ऑफ अम्ब्रा के नए सदस्यों के लिए बने थे। जेक को कोई आइडिया नहीं था कि ये ऑर्डर ऑफ अम्ब्रा क्या चीज है, पर उसने नोटिस किया कि ग्लव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अच्छी थीं। उसने ये भी देखा कि बॉक्स में बेसिक ट्रेनिंग इक्विपमेंट को इम्प्रूव करने का एक टोकन भी था। प्रोटैगोनिस्ट ने फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू किया। उसे रियलाइज हुआ कि बो को इम्प्रूव करना अच्छा रहता, पर फिलहाल के लिए ये वाला पॉइंटलेस था। फिर उसने अपना ध्यान अपने खून से सने हुए और फटे पुराने चोगे की तरफ किया और सोचा कि क्या वो इसे इम्प्रूव कर सकता है। जेक ने अपने मन में कहा कि ये पक्का वर्थ इट रहेगा अगर टोकन इसे रिपेयर भी कर दे। फिर उसने एरिया एनहांसमेंट चुनना शुरू किया। क्लॉक को इम्प्रूव करने का प्रोसेस उसी सेकंड शुरू हो गया और प्रोटैगोनिस्ट खामोशी से देखता रहा रिजल्ट का इंतजार करते हुए। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि क्लॉक अब चॉपिंग अटैक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया है और उसने सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज पाली हैं। जेक ने कहा कि रिजल्ट उतना इंप्रेसिव नहीं था जितने वो रिस्ट बैंड्स थे, पर उसे रियलाइज हुआ कि सेल्फ हीलिंग काफी काम आएगी। उसने डिसाइड किया कि उसे ऐसे और क्रेट्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखा कि पक्का मुश्किल जगहों में और भी रेयर वाले मिलेंगे। प्रोटैगोनिस्ट ने इस बात को माना कि गुफा में जो मैमथ स्पाइडर था वो अब तक का सबसे ताकतवर जानवर था जिससे वो मिला था। अपने ख्यालों में जेक ने कहा कि अगर ये सब किसी गेम जैसा लग रहा है तो वो स्पाइडर पक्का किसी चीज की हिफाजत कर रहा था और उस पर गौर करना चाहिए। साथ ही यंग मैन को रियलाइज हुआ कि अब उसके पास उस केव में वापस जाने का मौका नहीं है क्योंकि वो कोलैप्स हो चुकी थी। जल्द ही वो एक ऐसी जगह पर आया जहां से व्यू काफी अच्छा था और उसने सजेस्ट किया कि शायद यहाँ कोई और केव हो सकती है। कुछ घंटों बाद उसे एक और केव का एंट्रेंस मिला जो थोड़ा अलग दिख रहा था और हीरो उसे एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। जेक को कोई खतरनाक जानवर सेंस नहीं हुआ, पर फिर भी वो चौकन्ना रहा क्योंकि हर चीज के अपने पहलू होते हैं। हीरो को केव की गहराइयों में कुछ स्पेशल महसूस हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि उसे वहां जाकर सब स्काउट करना चाहिए। उसके चेहरे पर एक उत्सुक और बहुत इंटरेस्टेड स्माइल थी जिसने मुझे बताया कि इस बार केव को एक्सप्लोर न करना कोई ऑप्शन ही नहीं था। जेक ने अपनी मशाल उठाई और बिना पीछे मुड़े उस अजीब सी केव में चला गया जहां हर तरफ नीले रंग के चमकते हुए मशरूम्स थे। वो ग्लोइंग मशरूम्स प्रोटैगोनिस्ट के लिए नए थे और वो हैरानी में उनमें से एक को पास से देखने के लिए लपका। पर बात सिर्फ मशरूम्स पर खत्म नहीं हुई क्योंकि आगे उस यंग मैन ने एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की दीवार देखी जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जेक ने उस लकड़ी के दरवाजे पर थोड़ा हाथ फेरा और रियलाइज किया कि लकड़ी सड़ चुकी है। कहानी काफी रोमांचक मोड़ पर है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे जारी रखूं?